Assalamu alaikum students. Today we are starting recap of 970952 means the paper of S1. What we have in the syllabus of S1, the first topic which we have to discuss is representation of data. Now, what we have in the representation of data, इसमें बच्चों दो चीजें हमारे पास इसमें दो चीजें हमारे पास The first to represent data, and the second one is the analysis of the data. Representation of data में different चीजें आ जाएंगी, like data को represent करना by the help of stem and leaf diagram or stem plot, by the help of histogram, by the help of cumulative frequency curve, different diagrams जो है examiner इसमें आपसे बनवाएगा. Second जो चीज आती है हमारे पास analysis of the data, उसमें फिर आपके पास वही सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तमाम चीजें आ जाएंगी. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी हैव द फर्स्ट टॉपिक इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. द फर्स्ट थिंग इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज stem plot. It is also called stem and leaf diagram. क्या होती है जनाब स्टेम एंड लीफ डायग्राम या स्टेम प्लॉट? एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली ताकि चीजें क्लियर हो जाएं. फॉर एग्जांपल ये डाटा आपको दिया गया एंड वी हैव टू मेक एन स्टेम एंड लीफ डायग्राम फॉर दिस डाटा. अब आप देखिए, याद रखिएगा, जब भी स्टेम एंड लीफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप, एक तरफ तो स्टेम होगा और दूसरी तरफ लीफ. ना, हमें इस डाटा का स्टेम एंड लीफ डायग्राम ड्रॉ करना है. सबसे पहले तो देख लीजिए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा. सबसे पहले हम ये चेक करते हैं. मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा इज दिस एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा इज दिस. अब देखिए, हर डाटा वैल्यू के साथ 0.0 0.0 0.0 लिखा हुआ है. हम 0.0 को इग्नोर करेंगे और हम डाटा को ऐसे रीड करेंगे 31, 56, 49, 44, 38, 48. याद रखिएगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो लीफ में आता है, बाकी तमाम डिजिट्स स्टेम में आएंगे. तो हमें वर्किंग स्टार्ट करनी है. अब ये 31 से 64 तक जाना है. इट मींस स्टेम में 3, 4, 5, 6 ये डिजिट्स आ सकते हैं, क्योंकि 30 से लेके 60 तक वर्किंग हमें करनी है. अब हम इसके बाद क्या करेंगे, राइट साइड पर लीफ बनाएंगे. और याद रखिएगा, डायग्राम ऐसी बननी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ मूव होना है हमें. इसके दो स्टेप्स होते हैं. या तो आप जो गिवन डाटा है उसके ऊपर डायग्राम बना लें और उसके बाद अरेंज कर लिया करें डाटा, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब अगर इसको हम डायरेक्टली वर्किंग करना चाहें कि किस तरीके से होगा, तो हमें नजर आ रहा है द फर्स्ट वैल्यू 3 के साथ जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या नजर आ रही है, 1. और वैल्यूज 3 के साथ बड़ी नजर आ रही हैं. तो एक वैल्यू आ गई 3 के साथ 1, सेकेंड वैल्यू 3 के साथ 5, थर्ड वैल्यू 3 के साथ 8. ये 3 वैल्यूज आ गई 3 के साथ. अब इसके बाद 4 के साथ की वैल्यूज देख लीजिए. 4 की जो सबसे छोटी वैल्यू नजर आ रही है दैट इज 42. 42 के बाद जो नजर आ रहा है हमें दैट इज 44.
44 के बाद जो नजर आया हमें, दैट इज 47. After 47 we have 48, and after 48 we have 49. Now, अब 5 के साथ चलते हैं. What is the lowest value of 5? It is 51. Then we have 54. And after that we have 56. And then we have 58. 6 के साथ चलिए आप. We have a single value with 6. It is 64. It is 64. तो ये जनाब बनकर आया stem and leaf diagram, and the most important part of the stem and leaf diagram is making a key. How to read the data. कोई सी भी दो values pick कर लीजिए. मैं pick कर रहा हूँ 5 and 4. 5 and 4 को हम कैसे read करेंगे? According to the given data, it will be 0.054. ये की बनाना आपको जरूरी है stem and leaf diagram के लिए. अदरवाइज stem and leaf diagram में डाटा रीड करने का कोई हमारे पास रूल नहीं है. की के अकॉर्डिंगली हम डाटा को चेक करते हैं. ये तो हमने एक क्वेश्चन किया stem and leaf diagram का. आई एम डूइंग वन मोर क्वेश्चन अबाउट द stem and leaf diagram. ये जो हमने एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल की है, एग्जांपल ए, ये भी आपका पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है. एंड दिस एग्जांपल बी इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर. Why I am doing another question of stem and leaf diagram? Because in this question, the two data are given, team A and team B, represent the data by drawing a back-to-back stem and leaf diagram. Back-to-back stem and leaf diagram. क्या है बच्चों? हमें फर्स्ट डाटा में तो हमने सिर्फ एक डाटा की stem and leaf diagram बनाना. यहाँ पर हमें दो डाटा गिवन है, हमें back-to-back stem and leaf diagram बनाना होगी. How can we do this? जरा चेक करते हैं. How can we make a back-to-back stem and leaf diagram? Back-to-back stem and leaf diagram के लिए लेफ्ट और राइट दो तरफ लीफ बनेंगे आपके, और चेक करते हैं किस तरीके से ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनेगी. सबसे पहले स्टेम अब यहाँ दरमियान में आएगी. एक साइड पर एक डाटा, दूसरे साइड पर सेकंड डाटा. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी हैव टीम ए एंड टीम बी. सो लेफ्ट साइड फॉर टीम ए एंड राइट साइड फॉर टीम बी. किसी भी साइड पर कोई भी डाटा रखा जा सकता है, इसका कोई इशू नहीं है. स्टार्ट करते हैं जनाब. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू फॉर टीम ए? What is the minimum value for team A? The minimum value for team A is 84, 82, means 82 is the minimum value, and the maximum value for team A is 115, 116, 122, 122, 122. Now, for team B, the minimum value is 75 and yes, 75. We have to go up to 115. Yes, 115 is the maximum value. 115. अब आप देखिए, अब हमें दोनों डाटा से मिनिमम से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम तक जाना है. सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डायग्राम? 75. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंप्लीट द बोथ डाटा? 122. So it means we have to make a stem from 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब आप देखिए, अगेन द लास्ट डिजिट विल बी लीफ. ए के लिए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं 97, 98. सबसे पहले 7 की वैल्यूज ए में देखते हैं. 7 की वैल्यू तो कोई है नहीं, 8 से स्टार्ट हो रही है. सो 7 की वैल्यू ए में कोई नहीं है, तो 7 का जो स्पेस है ए के लिए हम फिल नहीं कर सकते. ए के लिए हम फिल कर सकते हैं 8 का स्पेस. सो व्हाट आर द वैल्यूज फॉर 8? 8 के साथ हमें नजर आ रहा है 2, 4, 4. हम इस तरीके से लिखेंगे मिनिमम टू मैक्सिमम. मिनिमम स्टेम के साथ होगा, मैक्सिमम अवे फ्रॉम द स्टेम. 9 के साथ की वैल्यूज 1, 6, 7, 8, 9. वैल्यूज विद 10, 0, 4, 7, 9.
values with 11, 5, 6. Value with 12, it is 2. Now here, 14b. With 7, we have 5, 7, 9. With 8, we have 2, 3, 4, 6. 4, 5, 6. डाटा का अरेंज होना जरूरी है असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि एज वी आर रिप्रेजेंटिंग द डाटा, तो विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता डाटा को। तो ऑर्डर में होना डाटा का जरूरी है। 11 के साथ 1, 3 and 5 and there is no value with 12। ये बनकर आया जनाब स्टेम एंड लीफ डायग्राम, बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। इसके लिए अब हम की लिख सकते हैं, इसके लिए अब हम की लिख सकते हैं जनाब। की इसमें दो किस्म की हो सकती है, कंबाइन की भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल 9 के साथ मैं वैल्यूज पिक कर रहा हूं, फ्रॉम द राइट 4, फ्रॉम द लेफ्ट 6। तो 9 और 4 को हमने कैसे पढ़ना है? 14b इट इज 94, 14a इट इज 96। दिस इज की। ये हमने एक कंबाइन की बना दी, और इसके साथ साथ हम अलग अलग की भी बना सकते हैं। फॉर दिस 9/6, इसको हमने कैसे रीड करना है? रिवर्स में 96। और अगर 9/4, इसको हमने कैसे रीड करना है? 94। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कीज भी बना सकते हैं, बट की बनाना is the most important thing for stem and leaf diagram। तो जनाब इस तरीके से आप stem and leaf diagram के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। आफ्टर stem and leaf diagram, the next thing for data representation, the next thing for data representation is 1.2 is histogram। Now, what we have in the histogram, again, by the help of an example, the histogram का question हम solve करते हैं। Now, here is a question of histogram. We have to make the histogram of the given data। अब आप देखिए डाटा इसमें capacity wise बहुत बड़ा दिया हुआ है, 3000 to 7000, 8000 to 12000। लेकिन एक चीज और देखिए, सब वैल्यूज के साथ जीरोस लगे हुए, तमाम वैल्यूज के साथ जीरोस लगे हुए हैं। तो हम कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डाटा लिखते हैं जीरोस हटाकर। द फर्स्ट column I'm making is a column of class interval। Why the column is of class interval? ये भी आपको बताते हैं। 3 to 7, 8 to 12, 13 to 22, 23 to 42 and 43 to 82। इस column of class interval क्यों कह रहे हैं? Because 3 to 7 then 8 to 12, 7 से 8 के दरमियान में 1 का गैप है। अगर गैप आ जाए क्लासेस के दरमियान में, तो वो कॉलम कहलाता है कॉलम ऑफ क्लास इंटरवल। नाउ वी हैव टू मेक अ कॉलम ऑफ क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्लास बाउंड्रीज का दो फॉर्मूला हैं हमारे पास। एक तो है अपर क्लास बाउंड्री, सॉरी क्लास बाउंड्रीज। अभी देखिए क्लास बाउंड्रीज में क्या करेंगे हम, लोअर क्लास इंटरवल से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और अपर क्लास इंटरवल में 0.5 को ऐड किया जाएगा। नाउ सो इट विल बी 2.5 to 7.5, 7.5 to 12.5, 12.5 to 22.5, 22.5 to 42.5 and 42.5 to 82.5। ये आपने क्या किया? क्लास बाउंड्रीज। अब देखिए देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लासेस। फर्स्ट क्लास 7.5 पे खत्म, सेकंड क्लास 7.5 से स्टार्ट।
अब देखिए, इसके बाद एक कॉलम बनता है कॉलम ऑफ क्लास विद, कॉलम ऑफ क्लास विद। क्लास विद के हमारे पास वी हैव टू फॉर्मूला फॉर क्लास विद। द फर्स्ट फॉर्मूला इज अपर क्लास बाउंड्री minus lower class boundary, and the second formula for class width is upper class interval minus lower class interval plus 1. एक्चुअली डेसिमल्स में सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हम इंटरवल में अगर 7 - 3 करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। व्हाट इज 7 - 3? 4। 4 + 1, द क्लास विद इज 5। 12 - 8, 4। 4 + 1, 5। इसी तरीके से हम 22 - 13, 42 - 23, 82 - 43 +1 +1 +1 करते हुए लिखेंगे तो इट विल बी 10, दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 40। अब याद रखिए, अगर तो क्लास विद डिफरेंट है, अगर तो क्लास विद डिफरेंट है तो हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विद। अब वेयर इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दी गई है। अब अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम हमें बनाना ही है तो हम एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहां पर पहले इससे बना लें और फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम अगर हम बनाते हैं तो इट इज 40, 30, 18, 34 and 8। frequency divided by class width, 40 divided by 5, the result is 8, same 6, then 1.8, then 1.7 and then 0.2। ये बनकर आ गया कॉलम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। ठीक हो गया। अब आइए, आफ्टर मेकिंग दीज कॉलम्स वी हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। याद रखिएगा, हिस्टोग्राम जब आप बनाएंगे, एक्स एक्सिस पर हमेशा क्लास बाउंड्रीज आएंगी, एक्स एक्सिस पर हमेशा क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, बट नॉट ऑलवेज। अगर क्लास विद डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी वाई एक्सिस पर, अगर क्लास विद सेम है तो वाई एक्सिस पर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर क्लास विद डिफरेंट है तो वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी। ये चीज जरा जहन में रखिएगा आप। ठीक हो गया। अब इसके बाद किस तरीके से हिस्टोग्राम बनेगा जरा चेक करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 2.5 से हमें बनाना स्टार्ट करना है और जाना कहां तक है? 82 मतलब 90 तक जाना है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, 10-10 के गैप से ऊपर आपको स्केल भी गिवन दिया गया है। क्या स्केल गिवन दिया गया है? ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यूज अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर, यूज अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर for a capacity of 10,000 means 2 centimeter equals to 10, 2 centimeter equals to 10। ग्राफ पेपर आपको गिवन दिया जाएगा तो उसमें दो बॉक्सेस, दो बड़े बॉक्सेस इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। वाई एक्सिस पर हमें कहां तक जाना है बच्चों? मैक्सिमम इज 8, मैक्सिमम इज 8। तो हम चलते हैं 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। हमने क्या किया है? इस स्केल को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को हमने 2 कंसिडर कर लिया, या आप 1 सेंटीमीटर को 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। स्टार्ट करते हैं बच्चों, कहां से स्टार्ट करना है? द फर्स्ट 2.5 to 7.5 इज 8।
2.5 to 7.5. Let's say 2.5 is somewhere here. It's not necessary to mark 2.5 to 7.5. ये हमने बनाना है, कहां तक जाना है? 8 तक। आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा तो बिल्कुल स्केल के थ्रू आपने स्ट्रेट लाइन मार्क करनी है। ये हुआ 8, 7.5 से 12.5 तक 6, 12.5 is somewhere here. ये हमने 6 पर जाना है। Again, students, it's not necessary to mark the scale here that it is 12.5. Then 22.5 is 1.8. 22.5 is 1.8. Then 42.5 is 1.7. 42.5 is 1.7. And then 82.5 is 0.2. This is your histogram. Hopefully the thing is clear. बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, हिस्टोग्राम में याद रखिएगा, हिस्टोग्राम में ये चीज ध्यान में रखिएगा, x-axis is always for class boundaries, y-axis is for sometimes frequency. X-axis is always for class boundaries and y-axis is sometimes frequency density. When it is frequency on the y-axis, when yes sir, for same class width, for different क्लास विथ, अगर क्लास विथ डिफरेंट होंगी तो वाई एक्सिस पर डेंसिटी आ जाएगी और अगर क्लास विथ सेम होंगी तो वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी आएगी। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम कभी एग्जामिनर आपसे बनवाता है और कभी आपसे एग्जामिनर हिस्टोग्राम बना हुआ दे देगा, गलत हिस्टोग्राम बना हुआ दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये हिस्टोग्राम सही क्यों नहीं है। एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, उसमें क्या किया था एग्जामिनर ने, हमने तो बार्स के दरमियान में गैप नहीं रखा क्योंकि हिस्टोग्राम की बार्स के दरमियान में गैप नहीं होता। एग्जामिनर ने एक हिस्टोग्राम ऐसा बनाया था कि जिसकी बार्स के दरमियान में गैप था, तो हमने वहां पर ये लिखा था कि एज देयर इज अ गैप बिटवीन द बार्स देयरफॉर इट इज नॉट अ करेक्ट हिस्टोग्राम। और फिर एक बार एग्जामिनर ने ऐसा किया था कि सेम डिफरेंट क्लास विथ थी, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लगा दी थी उसने, तो हमने वहां पर ये लिखा था एज द क्लास विथ्स आर डिफरेंट and in the histogram y-axis is for frequency, therefore the histogram is not correct. इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन एग्जामिनर अबाउट द हिस्टोग्राम आपसे पूछ सकता है। आफ्टर द हिस्टोग्राम वी हैव नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज cumulative frequency curve। अब जनाब cumulative frequency curve क्या है, इसके लिए भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि cumulative frequency curve completely आप लोगों को समझ में आ जाए। Now students, a question is here and we have to draw a cumulative frequency curve of the given data. Cumulative frequency curve draw करते वक्त आपने ये नहीं चेक करना कि क्लास विथ सेम है नहीं है, नो इश्यूज, क्योंकि इट इज अ कर्व, इट इज नॉट द एक्यूरेट 100% एक्यूरेट डायग्राम। कर्व में कुछ आगे पीछे हो जाता है तो इसमें गैप चल सकता है क्लासेस के दरमियान में। नाउ we have to sketch, we have to draw a cumulative frequency curve. I am sketching here but you guys have to draw in your exam. ग्राफ पेपर आपको गिवन दिया जाएगा, उसमें आप लोगों ने ड्रॉ करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में सबसे पहले आपने एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होता है और वो कॉलम क्या बनता है याद रखिएगा। The first cumulative frequency is same as the frequency given, which is 16. Then we have to add this in the 16. So 16 plus 40 will give you 56. Then we have to add this 48 plus 56 will give you 104. Then we have to add this 104 plus 26 will be 130.
and then we have to add this, so it will be 160. कभी कभार आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है हिस्टोग्राम बनाए, तो आपने रिवर्स चलना होता है। रिवर्स चलने के लिए आप सामने ही देख लें, 160 में से आपने 30 माइनस करना है तो 26 आ जाएगा। 160 में से आपने 130 माइनस करना है तो 30 आ जाएगा। 130 में से 104 माइनस करना है तो 26 आ जाएगा। 104 में से 56 माइनस करना है तो 48 आ जाएगा। 56 में से 16 माइनस करना है तो 40 आ जाएगा। और पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है फ्रीक्वेंसी की। इस तरीके से आप रिवर्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना सकते हैं। ये एक चीज सामने आई तो मैंने आप लोगों को बता दी। नाउ यहां पर हमेशा क्लास बाउंड्रीज आएंगी। स्टार्ट करते हैं, 0 से चलना है हमें। 30, 50, 70 इस तरीके से वर्किंग हमें करना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 30 पर डायरेक्टली लिखें। आप गैप से चल सकते हैं, 10-10 के गैप से चल सकते हैं, 20-20 के गैप से चल सकते हैं। किसी भी गैप से आप यहां पर मूव कर सकते हैं। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर हमें नजर आ रही है कि अब 16 को मार्क कहां करेंगे हम। 16 को मार्क कहां करेंगे हम ना। 16 को मार्क 0 पर करेंगे या 30 पर करेंगे। 56 को 30 पर करेंगे या 50 पर करेंगे, ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। नो इश्यूज, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले स्केल बना ले क्लास बाउंड्रीज के थ्रू। 0 से स्टार्ट किया हमने, 0। द नेक्स्ट वैल्यू, मैं गैप से चल रहा हूँ 25 के, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175। हम 30 के गैप से भी चल सकते थे, कोई इशू नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, सॉरी हमें तो 140 तक जाना है, तो ये मार्क करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब देखिए, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 160 तक मूव करना है, तो इसके लिए हम मार्क करते हैं। लेट्स से आई एम मूविंग विद 20, 1 सेंटीमीटर को मैंने 20 कहा है। देन 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160। अब आइए मार्क करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। याद रखिएगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास हैज ऑलवेज 0 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 होगी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो हमने मार्क कर दिया 0। 0 इज 0। यहां 10 होता तो हम 10 पे 0 मार्क कर देते। सेकेंड, अब स्टार्ट हो जाइए। 30 is 16, 30 is 16, 50 is 56, 50 is somewhere here 56, 70 is 104, 70 is somewhere here 104, and 90 is 130, 90 is 130, and 140 is 160, 140 is 160। ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनकर आएगा। कर्व मस्ट बी स्मूथ, कर्व मस्ट बी स्मूथ। ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कंप्लीट हुआ। हाउ टू मेक अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के साथ साथ कुछ और भी चीजें आती हैं हमारे पास, वो अब आपको बताएं हम। ये तो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमने बना दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, ताकि हम जो मजीद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के साथ चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो आपको बता सकें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है
इंटरक्वार्टाइल रेंज को। जनाब, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है? इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है किसी भी डाटा को अगर हम किसी भी डाटा को अगर हम 4 पोर्शंस में ब्रेक कर दें। दिस इज पोर्शन 1, दिस इज पोर्शन 2, दिस इज पोर्शन 3 एंड दिस इज पोर्शन 4। 4 इक्वल पोर्शंस में ब्रेक कर दें तो ये क्या कहलाते हैं? क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। दिस इज कॉल्ड Q1, 25% of the data, also called the lower quartile. This is called Q2, 50% of the data, also called median. This is Q3, 75% of the data, also called upper quartile. And this is 100% of the data maximum. Now, cumulative frequency curve से आपसे ये निकलवाया जा सकता है। कैसे जनाब? जरा चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, cumulative frequency curve is here. हमें मैक्सिमम, हमें ये तमाम वैल्यूज मिनिमम Q1, Q2, Q3 एंड मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं जनाब। बच्चों, दिस इज वाई एक्सिस को याद रखने के लिए हम कह सकते हैं परसेंटेज एक्सिस। हमेशा परसेंटेज डाटा की यहां से निकलती है ना। अब देखिए, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करते हैं जनाब। और सबसे पहले हम कंप्लीट टोटल डाटा हमारे पास है 160। 160 की मिड वैल्यू हमारे पास क्या है? 80। 80 से आया, ये वैल्यू जो हमें देगी ये हमें बताएगी Q2, मीडियन बताएगी। 25% ऑफ द डाटा क्या है? 40। 160 का यहां से ये जो हमें बताएगा, ये क्या बताएगा? Q1 बताएगा। ये है 25%, ये है 50%, और 75% कितना हो गया? 120। 120 से आप चलिए, और 120 से जब हम नीचे आ रहे हैं तो वैल्यू तकरीबन हमें 75 मिलकर आ रही है। आप तो ग्राफ पेपर में करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या थी हमारे पास? 140 थी, जो कि आपको टेबल में गिवन दी हुई। अब देखिए, ये नीचे मैंने लाइंस क्यों मार्क की हैं, इसके लिए मैं एक और चीज एक्चुअली आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। हम एक काम करते हैं, अगर इनको ज्वाइन कर दें, इनको अगर ज्वाइन कर दें तो ये एक नई डायग्राम बनकर आ गई। एंड दिस इज कॉल्ड बॉक्स एंड whiskers plot. This is called box and whiskers plot. Cumulative frequency curve के साथ एग्जामिनर box and whiskers plot भी आपसे बनवा लेता है। और ये बेसिकली क्या है? जो आपने क्वार्टाइल्स निकालने हैं। अब क्वार्टाइल्स निकाल रहे हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज 0, Q1। व्हाट इज Q2? इट इज समवेयर लाइक 40,
5. What is this value? This is like 60. What is this value? This is 75. And what is this value? This is 140. अब आपने Q1, Q2, Q3 निकाल लिया और उसको अगर शेप की फॉर्म में बना दिया तो बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट भी एग्जामिनर आपसे बनवा सकता है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे फाइंड आउट द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास? 140। मिनिमम कितनी है? 0। रेंज क्या आ गई? 140। इसी तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो Q3 माइनस Q1 आ जाएगा। और Q3 कितनी है हमारे पास? 75। और Q1 कितना है? 45। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी आ गई? 20 आ गई। इस तरीके के एग्जामिनर डिफरेंट क्वेश्चन मजीद पूछ सकता है कि जैसे ये हमने 25%, 50%, 75% कैलकुलेट किया। आपसे एग्जामिनर परसेंटाइल में भी पूछ सकता है फाइंड आउट द 10th परसेंटाइल ऑफ द डाटा। तो हमने क्या करना होता है? 10% ऑफ द होल डाटा। 160 का 10% निकालें, वहां से आप एक्स एक्सिस पर वैल्यू निकाल लें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 10th परसेंटाइल का। आपसे फॉर एग्जाम्पल वो क्या है? 45th परसेंटाइल। तो 160 का 45% निकालें आप वाई एक्सिस से, वहां से आप मूव करते हुए एक्स एक्सिस से वैल्यू निकालेंगे तो वो परसेंटाइल में आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक हो गया? तो इस तरीके से एग्जामिनर इंटरक्वार्टाइल रेंज और डिफरेंट चीजें आपसे पूछ सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, जो प्रीवियस हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ किया था, इसमें एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ शॉपर्स हु स्पेंड मोर देन $115। तो ये हमारे पास शॉपर्स हैं जिन्होंने $115 से ज्यादा स्पेंड किया। तो 115 हमारे पास कहाँ आ रहा है? तकरीबन 115 जो आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है इधर। लेट्स से दिस इज 115। इससे ज्यादा जिन्होंने स्पेंड किया वो नंबर ऑफ शॉपर्स बताएं। हम गए 115 से ऊपर की तरफ, इधर आए, यहां पर हमने देखा। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हमारा रिजल्ट हो जाएगी, क्योंकि मोर देन यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोर देन लिखा हुआ है। अगर लिखा होता लेस देन तो फिर कौन सी वाली वैल्यू होती? ये वाली वैल्यू हो जाती, नीचे वाली वैल्यू। तो मोर देन ये लेट्स से 142 है, और 142 से फिर अगर 160 तक हम जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 ऐसे हमारे पास शॉपर्स हैं। 18 ये वैल्यूज आ गई कि जिन्होंने मोर देन 115। तो ये मोर देन और लेस देन में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मोर देन है तो आपने एक्स एक्सिस से वैल्यू जाना है, जहां वाई एक्सिस को टकराएं उससे ऊपर की वैल्यू उठानी है मोर देन के लिए, और नीचे की वैल्यू उठानी है अगर कभी वो पूछता है कि लेस देन सम अमाउंट। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट 1.4 पर, which is the calculation of mean, median, mode, variance, and standard deviation। जनाब, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है जनाब? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास डिफरेंट पैटर्न पर एग्जामिनर पूछ सकता है। कभी एग्जामिनर पूछेगा मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप्ड डाटा का। अनग्रुप डाटा क्या कौन सा डाटा होता है जिसमें द डाटा which does not have frequency।
जिसमें फ्रीक्वेंसीज ना हो वो अनग्रुप डाटा कहलाएगा। कभी आपसे एग्जामिनर पूछेगा अबाउट द ग्रुप डाटा, पहले एक काम करते हैं, अनग्रुप डाटा के हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा के? अनग्रुप डाटा के मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समीशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। ये मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। मोड क्या है बच्चों? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार नजर आए। मीडियन, मीडियन क्या है? एग्जैक्टली द मिडिल वैल्यू, एग्जैक्टली द मिडिल वैल्यू। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स बार से। और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? अंडर रूट कैलकुलेट करना वेरिएंस का। याद रखिए, वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव वेरिएंस आ जाए इट मींस आपने कोई मिस्टेक की है। अगर नेगेटिव वेरिएंस आ जाए तो इट मींस आपने कोई मिस्टेक की है। वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक क्वेश्चन जरा इसके ऊपर हम कर लेते हैं जिसमें मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि हाउ टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं। डेटा वैल्यूज आपको दी गई 0, 1, 2, 7, 10। ये डेटा वैल्यूज आपको दी गई, आपसे कहा मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले आप कॉलम्स बना लीजिए 0, 1, 2, 7, 10 और देख लीजिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है अनग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा में एक्स, समीशन ऑफ एक्स मीन के लिए जरूरत है, इसका सम चाहिए हमें, और एक समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लें। 0, 1, 4, 49, 100। एक इसकी जरूरत है और हमें किसी चीज की नीड नहीं है। तो जनाब समीशन ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ रहा है? समीशन ऑफ एक्स आ रहा है 20 और एक्स स्क्वायर का सम कितना आ रहा है हमारे पास? इट इज 154। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन। समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, समीशन ऑफ एक्स कितना है? 20 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यूज है। कितना आ गया? 4। मोड, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार हो, सारी वैल्यूज ही एक एक बार है तो देयर इज नो मोड। अगर 7 दो बार होता तो हम लिख देते 7 इज द मोड ऑफ द डाटा। मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करते वक्त याद रखिएगा आपने करना है n डिवाइडेड बाय 2। मिडिल वैल्यू पर आना है ना। n कितनी है? टोटल वैल्यूज है हमारे पास 5, 5 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आया? 2.5। याद रखिए अगर तो डेसिमल में आ जाए तो इसको राउंड ऑफ कर दें, वही वैल्यू आपकी मीडियन होगी, मतलब द थर्ड वैल्यू। तो अब आप देखें सिंपल सा डाटा है तो तीसरी वैल्यू ही हमें मिड में नजर आ रही है, सो इट इज 2। इसी तरीके से अगर डाटा में 15 वैल्यूज होती तो हम करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 2, क्या आता है? 7.5, मतलब एट्थ वैल्यू विल बी द मीडियन। और क्वेश्चन इसके करेंगे तो एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो आप मजीद देखिएगा, ठीक है? जब हम ग्रुप डाटा का हम क्वेश्चन करेंगे तो मीडियन इस तरीके से निकलता है। अगर मीडियन एन हो जाता लेट्स से 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता 5। जब भी होल नंबर में वैल्यू आए तो फिफ्थ
प्लस द नेक्स्ट वैल्यू करें आप, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यू विल गेट द मीडियन। लेकिन मीडियन में डाटा का अरेंज होना जरूरी है। मीडियन में डाटा मस्ट बी इन अरेंज फॉर्मेट। डाटा का अरेंज फॉर्मेट में होना जरूरी है मीडियन में। ठीक हो गया? यहां से फिर आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीन, मोड, मीडियन। मीडियन के बाद हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एक्स स्क्वायर का सम है 154 डिवाइडेड बाय एन। एन कितनी है? 5 वैल्यूज, माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना है? 4, इसका स्क्वायर किया। वेरिएंस कितना आया हमारे पास जनाब? वेरिएंस आया 14.8। अब आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस, अंडर रूट 14.8 का 3.85 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरीके से हम मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अनग्रुप्ड डाटा का। अब आते हैं जनाब ग्रुप डाटा का, ये तमाम वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट की जाएंगी। अब देखिए, अब वर्किंग हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डाटा पर। जनाब ग्रुप डाटा में मीन का फॉर्मूला, ग्रुप डाटा क्या होता है? डाटा विद फ्रीक्वेंसी। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। मीडियन क्या हो जाएगा? वही मिडल वैल्यू। मोड क्या हो जाएगा? वही मोस्ट फ्रीक्वेंट। वेरिएंस क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन देखते हैं जनाब, फास्ट पेपर का ही है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया और आपसे कहा गया कैलकुलेट कीजिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस पूछा नहीं, तो वेरिएंस निकलेगा तभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। मतलब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया इसने और मीन पूछ लिया। अब आप देखिए, ये ग्रुप डाटा ऐसा है, ग्रुप डाटा हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक विद क्लासेस, एक विदाउट क्लासेस। इसमें क्लासेस आपको दे दी गई 1 से 25, 26 से 35, एक वैल्यू नहीं दी गई, क्लासेस आपको दे दी गई। तो जब भी क्लास वाइज डाटा आपको दिया जाए तो सबसे पहले तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है ताकि हम फॉर्मूला में यूज कर सकें एफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? एक्स की वैल्यू होती है मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस। 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाय 2 13, 26 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 30.5, 36 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 40.5, 46 plus 55 divided by 2 50.5, 56 plus 90 divided by 2 73। ये x की वैल्यूज आ गई। अब हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? एक कॉलम हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का, इसको स्क्वायर करके लिख दें आप, स्क्वायर करके लिख दें आप। क्या आ गया? 169, 930.25, 1640.25 और 2550.25 और 5329। अब फ्रीक्वेंसी का कॉलम आप बना लीजिए जो आपको गिवन दिया गया है, 4, 24,
38, 34, 20। फिर अब हमें क्या कॉलम चाहिए? एफ एक्स का चाहिए, एफ एक्स का कॉलम चाहिए। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें, 4 into 13, 52, 24 into 30.5, 732, then 1539, देन 1717। ये एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1460। फिर एक कॉलम चाहिए हमें एफ एक्स स्क्वायर का, इसके अलावा और कोई कॉलम नहीं चाहिए। एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ, ये नहीं कीजिएगा एफ एक्स के कॉलम का स्क्वायर कर देना, फ्रीक्वेंसी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर। करते हैं बच्चों। सो 4 into 169 is 676, 22326, 6232, 9.25, 86,708.5, 1065, 80। सम किस किस का चाहिए? एफ का सम चाहिए, एफ एक्स का सम चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर का सम चाहिए। एफ का सम 120, एफ एक्स का सम 55,000, एफ एक्स स्क्वायर का सम 278620। तमाम सम आ गए हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट करना है इसको। सबसे पहले अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन। मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। क्या है एफ एक्स? 5500 डिवाइडेड बाय 120। क्या आंसर आया? 45.8। फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस। फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर 278620 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर 45.8 का स्क्वायर। कितना आया वेरिएंस? 222.01। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस? क्या आ गया? 14.9। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमने ग्रुप डाटा, डाटा विद फ्रीक्वेंसी का मीन मीडियन सॉरी मीन मोड सॉरी मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। मोड के लिए आपसे सिर्फ मॉडल क्लास पूछी जा सकती है। तो इस डाटा की मॉडल क्लास क्या है? इस डाटा की मॉडल क्लास क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो है 36 से लेकर 45 तक। अगर इसका मीडियन पूछा जाएगा तो एग्जामिनर आपसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनवाएगा, और फिर जैसा हमने मीडियन 50% ऑफ द वाई एक्सेस से निकाला था Q2, वो मीडियन आपसे कैलकुलेट करवा लेगा एग्जामिनर। ठीक हो गया। अभी तो देखें, ये जो हमारे पास ग्रुप डाटा था ये विद क्लासेस था। अगर विदाउट क्लासेस होता, यहाँ पर 25, 35, 45, 55, 90 लिखा हुआ होता, तो ये डायरेक्टली एक्स की वैल्यूज हो जाती, हमें मिड वैल्यूज निकालने की जरूरत ना होती। लेकिन अभी हमें क्या हुआ? जरूरत हुई मिड वैल्यूज निकालने की। हमने क्लासेस के मिड वैल्यूज निकाली और फिर पूरी वर्किंग करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। होपफुली चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा, अभी हमने ये प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट का। बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट जो है ना, वो इसके साथ स्टेमन लीफ डायग्राम के साथ भी मिलकर आ जाता है। तो एक क्वेश्चन में स्टेमन लीफ डायग्राम के साथ बॉक्स एंड विस्कस का करवा दूं ताकि ये चीज कंप्लीट हो हमारी। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया द फॉलोइंग बैक टू बैक स्टेमन लीफ डायग्राम शोज द टाइम टू लोड एन एप्लीकेशन ऑन 61 स्मार्टफोन्स टाइप ए एंड 43 स्मार्टफोन्स ऑफ टाइप बी। यहाँ पर हमारे पास टाइप ए में कितने हैं? 61 है, और टाइप बी में कितने हैं? 43 स्मार्टफोन्स। आपसे कहा गया इन द फर्स्ट पार्ट फाइंड द मीडियन क्वार्टाइल ऑफ स्मार्टफोन्स
टाइप ए का मीडियन और क्वार्टाइल्स हमें कैलकुलेट करना है. हाउ टू कैलकुलेट मीडियन एंड क्वार्टाइल्स? मींस हमें Q1 कैलकुलेट करना है, Q2 कैलकुलेट करना है, Q3 कैलकुलेट करना है. सबसे पहले आप Q2 कैलकुलेट कर लिया करना. टाइप ए में कितने स्मार्टफोन्स हैं? 61. n डिवाइडेड बाय 2, 61 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया बच्चों? 61 डिवाइडेड बाय 2 30.5. डेसिमल में अगर वैल्यू आ जाए राउंड ऑफ कर दीजिए. मींस 31st वैल्यू इज योर मीडियन. चलते हैं 31st वैल्यू हम सर्च करते हैं. 7 7 14 14 प्लस 13 27. यहां तक 27 वैल्यूज हो गई, हमें 31st पे जाना है. सो 28 29 30 31st वैल्यू इज दिस. ये आपका Q2 हो गया. कितना हो गया? कैसे पढ़ेंगे? की आपको दी गई है. 3/2 को कैसे पढ़ना है? 0.23. टाइप ए को कैसे पढ़ना है? 0.23. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.52. 0.52. ये Q2 आ गया. Q1 क्या होगा? अब आप देखिएगा 31 वैल्यूज. ये 31st वैल्यू है जिसके ऊपर रेड सर्किल है. इससे प्रीवियस कितनी वैल्यूज हैं? 30. इनका भी मीडियन कैलकुलेट कर लीजिए. मतलब 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया आंसर? 15. अगर होल नंबर में वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है? प्लस नेक्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 विल बी योर मीडियन. नेक्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट वैल्यू हम 15th वैल्यू पहले सर्च करें. 7 7 14. तो 15th वैल्यू ये हो गई, 16th वैल्यू ये हो गई. तो 15 वैल्यू क्या हुई? 0.4 प्लस 0.42, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2. 0.82 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0.41. ये आपका Q1 आ गया. कैसे किया हमने? क्योंकि हम जब डेटा को हमने मिड से ब्रेक किया तो हमारे पास Q2 आया. अब मजीद जो प्रीवियस डाटा था इसको दोबारा मिड से ब्रेक कर दें. इस डाटा का मीडियन कैलकुलेट कर लें और फिर अगले डाटा का मीडियन कैलकुलेट कर लें. कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं? 25% कैलकुलेट करते हैं, फिर 75% कैलकुलेट करते हैं. उसमें प्रॉब्लम रहती है. एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, हर पार्ट का मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली Q1 Q2 Q3 आ जाएगा. Q3 के लिए हमें वही करना है. मजीद आगे 30 वैल्यूज हैं. 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 15. 15 और 16 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 काउंट करते हैं जरा. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15th वैल्यू ये आई, 16th वैल्यू ये आई. तो क्या हुआ? 0.78 प्लस 0.80 डिवाइडेड बाय 2. क्या रिजल्ट आएगा? 0.79. ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? Q1 Q2 Q3 निकल कर आ गए. ठीक हो गया. जब Q1 Q2 Q3 आपके पास आ गए, आपने यही कैलकुलेट करना था. फाइंड द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स. आगे कह रहे हैं यू आर गिवन दैट द मीडियन एंड लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल ऑफ द स्मार्टफोन्स बी आर गिवन. represent the data by drawing a pair of box and whiskers plot. Box and whiskers plot का अब हमें एक पेयर बनाना है. यहाँ पर बनाते हैं बच्चों पेयर बॉक्स एंड whiskers plot का. टाइप ए के लिए अगर मैं लिखना चाहूं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, क्या हो जाएगी? 0.23. Q1 Q2 Q3 तो अभी आपने कैलकुलेट किया, सामने नजर आ रहा है. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 0.98. इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या है? क्यों लिख रहे हैं हम? इसके अकॉर्डिंगली हम अपना स्केल बनाएंगे. मिनिमम वैल्यू क्या है? 0.21. और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0.96. मतलब हमें स्केल अपना बनाना है 21 से लेकर 98 मींस 100 तक. 100 तक. तो हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं 20 से. 20 30
1 centimeter is 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जनाब, अब हम चल रहे हैं टाइप ए को। टाइप ए की 0.23 वैल्यू है, मतलब 23 अगर हम इसको कंसीडर करेंगे। ये आ गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 41। ये आ गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 52। ये आ गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 79। ये आ गई। और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 98। या हम इसके ऊपर बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट बनाएंगे। दिस वन। आप बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट दोनों ही ऊपर की तरफ या दोनों ही नीचे की तरफ बना सकते हैं। मैं एक ऊपर एक नीचे बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए दूसरे के लिए। मिनिमम वैल्यू 21, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी? 23। 21। फिर क्या है जनाब? मीडियन कितना है? 46। मीडियन कितना है? 46। लोअर क्वार्टाइल कितना है? 36। अपर क्वार्टाइल कितना है? 63। और मैक्सिमम कितना है? 96। जनाब, मिनिमम Q1, Q3, Q2, दिस वन। ये आपने बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट बना दिया। टाइप ए टाइप बी का लिख दीजिएगा। टाइप ए, टाइप बी। आगे कह रहे हैं कंपेयर द लोडिंग टाइम फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन्स। लोडिंग टाइम हमें चेक करना है। अब आप देखिए टाइप बी जो है, इसका मीडियन या इसका 75% Q3 जो है वो कहां पर कंप्लीट हो रहा है? 63 पर। और टाइप ए का 75% Q3 जो है वो 79 पर। तो हम लिख सकते हैं स्मार्टफोन बी इज क्विकर देन स्मार्टफोन ए। इस तरीके से हम डिफरेंट कंपैरिजन कर सकते हैं। मोस्टली कंपैरिजन ना 75% पर देखकर कर लिया करो। किसका 75% जल्दी कवर हो रहा है, किसका 75% देर में कवर हो रहा है। इस तरीके से आपको डेटा गिवन दिया जा सकता है और चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। साथ साथ हम क्या चला रहे थे? मीन मीडियन मोड हमने किया, ग्रुप डाटा का हमने डिस्कस किया। ठीक हो गया। मीन मीडियन मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन के बाद जो चीज आ रही है हमारे पास, द लास्ट टॉपिक ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट विल बी 1.5। 1.5, दिस इज स्केल्ड मीन। दिस इज स्केल्ड मीन, ऑल्सो कॉल्ड कोडेड टोटल कॉन्सेप्ट। बहुत सारी इसको हम डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको मैं पहले डिस्कस कर लूं ताकि फॉर्मूलाए, आपको तमाम फॉर्मूलाए इजीली क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल एक्स आपको दिया गया, एक डाटा आपको दिया गया 1, 2, 3, 4, 6, 7। इसके साथ ही एक डाटा दिया गया आपको, इसी डाटा में 2 को ऐड कर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 3, 4, 5, 6, 8, 9। ठीक हो गया। और ऐसा ही एक और डाटा बनाकर दिया गया जिसमें से माइनस कर दिया गया 2 को, जिसमें से माइनस कर दिया गया 3 को। तो ये क्या हो जाएगा? -2, -1, 1, 3,
ओहो, थोड़ा सा मैं यहाँ से फिर बना, रुक जाइए, कंफ्यूजन हो गई। 1 2 4 6 7, 2 ऐड करना है, 4 5 6 6 7 8 7 8 9। अब 3 माइनस करना है, तो -2, -1, 1 3 और 4। अब आइए, अब आइए, आपसे कहा गया हर डेटा का मीन कैलकुलेट कर दें और वेरिएंस कैलकुलेट कर दें। जब हमने फर्स्ट डेटा का मीन कैलकुलेट किया, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं यहां पर शो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं। डेटा का हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन, फर्स्ट डेटा का जो मीन आया हमारे पास, इट इज 4, और वेरिएंस जो आया इट इज 5.2। वेरिएंस भी आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमने इस डेटा का मीन जब कैलकुलेट किया, वो आया 6, वेरिएंस आया 5.2। इसका मालूम किया, मीन आया 1, वेरिएंस आया 5.2। मीन आया 1 और वेरिएंस आया 5.2। अब आप देखें क्या मालूम चल रहा है आपको, कि अगर हम एक डाटा, जो जनरल डाटा है, उसका मीन कैलकुलेट करें, वेरिएंस कैलकुलेट करें, और उस डाटा में से कोई सी चीज को ऐड कर दें, तो मीन क्या हो जाएगा, जो चीज हमने ऐड की है वही मीन में ऐड हो जाएगी। और वेरिएंस क्या होगा, जो ही चीज हमने सब्ट्रैक्ट की है वो मीन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये चीज आपको यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना थी। और अगर रिवर्स प्रोसेस किया जाए, इस मीन से हमें ओरिजिनल मीन पर जाना है, तो जो सब्ट्रैक्ट किया उसको ऐड कर दें, और जो ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम ओरिजिनल मीन पर आ जाएंगे। इस पर कुछ फॉर्मूला मैं डिजाइन कर दूं। अगर हम, एक एक्स है, एक है एक्स प्लस ए, ऐड कर दिया कुछ इसमें, और एक है एक्स माइनस ए, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें। मीन का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। और इसके मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स प्लस ए ओवर एन। और इसके मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एन। तमाम जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज है उनको सम किया, डिवाइडेड बाय एन कर दिया। अब सुनिए, लेकिन अगर हमें इस फॉर्मूला से ओरिजिनल मीन पर जाना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओरिजिनल मीन का, समीशन ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एन से जो मीन निकला है, इसमें ऐड कर दीजिए सब्ट्रैक्टेड वैल्यू। यहां पर आपको मैंने बताया था कि अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा ओरिजिनल के लिए। और अगर यहां से मुझे ओरिजिनल पर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल मीन निकालने के लिए समीशन ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एन। इसमें हमने ऐड किया है हर वैल्यू में, तो मीन ओरिजिनल पर जाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर एडेड डाटा है तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर सब्ट्रैक्टेड डाटा है तो उसमें हम डिफरेंट चीजों को ऐड कर देते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूं, ताकि चीज मजीद क्लियर हो जाए स्केल्ड मीन के बारे में। एक एग्जांपल आपको दी गई, फॉर n वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x इट इज गिवन दैट, सब्ट्रैक्टेड डाटा का सम आपको दे दिया गया 216, समीशन ऑफ x दे दिया गया दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अगर मैं कहूं समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ओरिजिनल डाटा का मीन किसके बराबर होता है, सब्ट्रैक्टेड डाटा का मीन अगर निकालो उसके बराबर होता है, नहीं, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 100 को, इसके बराबर होता है।
ओरिजिनल डाटा का मीन सब्ट्रैक्टेड डाटा के मीन में से जो चीज सब्ट्रैक्ट की है वो ऐड कर दो तो उसके इक्वल आ जाएगा। दोनों मीन्स आपस में इक्वल हो गए। समीशन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2416 ओवर एन इक्वल टू 216 ओवर एन प्लस 100। सिंप्लीफाई करेंगे और एन की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ एन कितनी आ जाएगी, 22 आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक और एग्जांपल आपको दी गई, द टाइम टेकन टी आवर्स टू डिलीवर लेटर ऑन अ पर्टिकुलर रूट ईच डे इज मेजर्ड ऑन 250 वर्किंग डेज। एन हो गया 250, द मीन टाइम टेकन इज 2.8, मीन आपको 2.8 आवर दे दिया गया। गिवन दैट सब्ट्रैक्टेड डाटा का स्क्वायर, वैल्यूज का स्क्वायर करके जो आपको दिया गया वो 96.1, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टाइम टेकन। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए, अगर सब्ट्रैक्टेड डाटा का वेरिएंस कैलकुलेट करना है हमें, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज है उनका स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। और मीन किसका आएगा, सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज का मीन आएगा टी माइनस 2.5। इसमें स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू का मीन रख देते हैं, जबकि सब्ट्रैक्टेड वैल्यू के ऊपर वर्किंग हो रही है तो मीन भी सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज का ही आएगा। अब ये आपको कितना दिया गया है, 96.1। एन आपको कितना दिया गया है, 250 दिया गया है। अब माइनस मीन कितना हो जाएगा हमारे पास, मीन टाइम आपको दिया गया है, मीन टाइम 2.8 आवर्स आपको दे दिया गया रियल। हमें सब्ट्रैक्टेड का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2.8 माइनस 2.5 स्क्वायर। कैसे, द मीन टाइम टेकन, मीन टाइम आपको दे दिया गया 2.8 आवर्स। अगर ये सब्ट्रैक्टेड का होगा तो आपको बताएंगे ये सब्ट्रैक्टेड का मीन है, लेकिन अब जनरल लिखा हुआ है द मीन टाइम टेकन, तो आपने 2.8 ओरिजिनल मीन दे दिया आपको। हम सब्ट्रैक्टेड की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो मीन भी सब्ट्रैक्टेड आएगा। मीन में हम वही वैल्यू को माइनस कर देते हैं जो हमने माइनस की होती है तमाम वैल्यूज में से। यहाँ पर 2.5 को माइनस किया तो मीन निकालने के लिए भी 2.8 में से 2.5 को माइनस कर दिया। तो यहां से जो हमारे पास वेरिएंस आ रहा है, यहां से जो हमारे पास वेरिएंस आ रहा है वो आ रहा है 0.2949। जब इसका अंडर रूट लिया जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 0.543। अब आप देखें बच्चों, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम सिर्फ एज रीकैप डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं मजीद आगे क्वेश्चंस इसके नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज द होल रीकैप ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट टॉपिक इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट बिफोर द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चीज और जरा देख लीजिएगा, आउटलायर के बारे में एग्जामिनर कभी कभार पूछता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ही। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपसे बनवाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बाद आपसे इंटरक्वार्टाइल रेंज निकलवाएगा, और आउटलायर को वो खुद एक्सप्लेन करेगा। आउटलायर क्या होता है, 1.5 टाइम्स द इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज आई 20, इंटरक्वार्टाइल रेंज आई 20 यहाँ पर। तो अगर इंटरक्वार्टाइल रेंज को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 1.5 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 30। 1.5 टाइम्स द इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आउटलायर के लिए एग्जामिनर खुद आपको बताता है कि आउटलायर क्या होता है जनाब। आउटलायर होता है अपर क्वार्टाइल में अगर हम ये ऐड कर दें, अपर क्वार्टाइल कितना है हमारा 75, 75 में अगर हम 30 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 85, 95, 105। और अगर लोअर क्वार्टाइल से हम 30 सब्ट्रैक्ट कर दें, 45 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब आप देखिए,
कोई भी वैल्यू ना 5 से कम है ना 105 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे देयर इज नो आउटलायर इन द डेटा। अगर हमारी वैल्यू ये 150 आ जाती है तो हम कहते हैं आउटलायर इस क्वेश्चन में है। अभी मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान में आया है ये आउटलायर का कॉन्सेप्ट, तो हम कहेंगे देयर इज नो आउटलायर इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जनाब, क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? सबसे पहले तो एक चीज हमारे जहन में होनी चाहिए, परम्यूटेशन इज फॉर अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज फॉर सिलेक्शन। Combination is for selection. Permutation is for arrangement. Combination is for selection. ये हमारे जहन में होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली हम अब कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। देखते हैं जनाब क्या आपसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा गया अरेंज 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करने के लिए अगर मैं 5 बॉक्सेस बना लूं, अरेंजमेंट के लिए, परम्यूटेशन के लिए एक फॉर्मूला है NPR का, कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है NCR का, लेकिन हम NPR का फॉर्मूला बहुत कम जगह पर यूज करते हैं। NCR का फॉर्मूला तो बहुत जगह यूज होता है, तकरीबन हर क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन में यूज होता है, बट परम्यूटेशन का फॉर्मूला बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि ये बॉक्सेस के थ्रू हो जाता है। बॉक्सेस के थ्रू क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसको काउंटिंग प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। बॉक्सेस के थ्रू सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, कॉन्सेप्ट सारे सामने आ रहे होते हैं। 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है तो फर्स्ट बॉक्स में 5 में से कोई सा भी एक स्टूडेंट, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और 5 फैक्टोरियल का जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 120। 120 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि हम 5 स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकें। बी, फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड लिखा हुआ है एप्पल, इसके सारे अल्फाबेट्स को अरेंज करना है तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये भी 5 हैं, तो हमने क्या लिखा? 5 फैक्टोरियल। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी अल्फाबेट अगर रिपीट हो रहा हो, आइडेंटिकल लेटर्स अगर आ जाएं, आइडेंटिकल एलिमेंट्स अगर आ जाएं, उनसे हम डिवाइड करते हैं। तो यहां से 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से जो रिजल्ट आएगा दैट इज 60। इसी तरीके से अगर एप्पल को ही अगर हम थोड़ा सा स्पेलिंग इसके चेंज करके लिखें, अब कितने लेटर्स हो गए इसके? 7, 7 फैक्टोरियल। और आइडेंटिकल लेटर्स कितने हैं हमारे पास? 2 ए हैं, 2 फैक्टोरियल। 3 हमारे पास पी हैं, 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास रिजल्ट जो आ रहा है दैट इज 420। नंबर ऑफ वेज हैं अरेंज करने के, सिलेक्ट करने के नहीं, अरेंज करने के। ये नंबर ऑफ वेज आपके पास आ गए। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन, अभी तो सिंपल सिंपल से एग्जांपल कर रहे हैं। ए, बी, सी, डी और ई, इनको आपने अरेंज करना है। 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 लेटर्स हैं तो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से आंसर कितना आ गया? 120। सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है ई एंड सी आर टुगेदर। ई और सी एक साथ रहेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बॉक्सेस बना लेंगे। 1 2 3 4 5 ई और सी एक साथ कहीं पे अभी हमने इनको मार्क कर दिया। अब याद रखिएगा, ये जब भी एक साथ का कॉन्सेप्ट आए तो इसके लिए एक बड़ा बॉक्स बना क्या करें, ये बॉक्स एक साथ मूव करता है। नाउ टोटल बॉक्सेस कितने हो गए अरेंजमेंट के लिए, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय बड़े बॉक्स में ई और सी भी तो इधर उधर हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट आया दैट इज 48। इन द थर्ड पार्ट ई एंड सी आर नॉट टुगेदर, ई और सी एक साथ ना हो। एक साथ होने के लिए तो बड़ा बॉक्स बनाकर वर्किंग की जा सकती है, एक साथ ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स या टोटल जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें से माइनस कर दिया जाता है, जो भी साथ बैठे हुए हैं उनको माइनस कर दिया हमने, किसको, 48 को। यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा कि ये एक साथ नहीं है, 72। याद रखिएगा, एक साथ ना होने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दो को एक साथ बिठाते हैं और टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आइए, कहा गया 5 गर्ल्स 4 बॉयज, इनको हमें ऑल्टरनेट अरेंज करना है, इनको हमें ऑल्टरनेट अरेंज करना है। याद रखिएगा, जब भी ऑल्टरनेट अरेंज किया जाएगा हम दोनों का अलग अलग फैक्टोरियल ले लेंगे, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का रिजल्ट यहां से आ जाएगा हमेशा। 5 गर्ल्स 3 बॉयज, बॉयज आर नॉट टुगेदर। क्वेश्चन क्या दिया गया, बॉयज आर नॉट टुगेदर। प्रीवियस क्या थे, दो बॉयज, दो लेटर्स या दो बॉयज थे, टुगेदर के लिए हमने एक साथ बिठाया था और नॉट टुगेदर के लिए टोटल में से माइनस कर दिया। लेकिन वो सिर्फ दो स्टूडेंट्स, दो लेटर्स, दो चीजों के बारे में होगा। अगर दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हमें सेपरेट करना हो, अलग अलग करना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, तमाम गर्ल्स को हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5, 3 बॉयज को ऐसे हमें अरेंज करना है कि ये अलग अलग, तो इसके ऑल्टरनेट पर आ सकते हैं। कितने प्लेसेस हो गए बॉयज के लिए, 1 2 3 4 5 6, हमेशा एक ज्यादा बनकर आएगा। तो इट मींस 6 में से 6 P 3 किसी भी 3 जगह पर बॉयज आ सकते हैं। यहां पर सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में P का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, बाकी तो हम बॉक्सेस बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। 6 P 3 मल्टीप्लाई बाय जो दरमियान में 5 गर्ल्स हैं उनको अरेंज करने के लिए भी तो हम 5 फैक्टोरियल लगाएंगे और यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए 7 बॉयज 5 गर्ल्स अरेंज करना है हमें, गर्ल्स को ऐसे कि सब अलग अलग हो, गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, 7 के ऑल्टरनेट पर चलेंगे। ऑल्टरनेट पर चलने से हमारे पास कितने ऑप्शंस बनकर आ जाएंगे, 8। तो 8 P 5, 5 गर्ल्स को 8 में से किसी भी प्लेस, 5 प्लेसेस पर अरेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय बॉयज का 7 फैक्टोरियल। इस तरीके से आप ये 3 3 4 4 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत इजी। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, अगर दो लोग हों तो उन्हें एक साथ बिठाकर टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दिया करें, दो से ज्यादा लोगों को अलग अलग करना है तो हम किस तरीके से करते हैं, ये जो सामने कॉन्सेप्ट दिया गया है इसके थ्रू। और अगर
ऑल्टरनेट अरेंज करना हो तो दोनों सेट्स का हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल लेकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक आपको दिया गया, सिक्स वैकेंसीज हैं, टू फिल बाय टू फिल फ्रॉम 15। 6 वैकेंसीज फिल करनी है 15 में से, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, एनसीआर का कॉन्सेप्ट, टोटल एनसीआर, इसमें से कोई से भी 6 लोग हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ सिलेक्शन, इट इज a selection. If there is no restriction, then let's say this is H1, H2. For example, out of 6 vacancies, 3 filled by women and 3 filled by men. Out of 15, we have, out of 15, we have 7 women and 8 men. We have to fill the vacancies in this form. So it will be like 7C3, 7 वुमेन में से कोई से भी 3 वुमेन, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 8 मैन में से कोई से भी 3 मैन, यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर कहा गया एटलीस्ट 3 वुमेन, वैकेंसीज फिल करनी है हमें 6, जिसमें कम से कम 3 वुमेन, टोटल वुमेन कितनी है 7, 7 में से 3 वुमेन और 8 में से 3 मैन, एक तो कंडीशन ये बन गई, और 7 में से 4 वुमेन, क्योंकि एटलीस्ट है तो ज्यादा भी हो सकती है, और मैन कितने, 8 में से 2, 7 में से 5 वुमेन भी तो हो सकती हैं, और मैन कितने, 8 में से 1, और 7 में से 6 की 6 वुमेन भी तो आ सकती हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जनाब कुछ क्वेश्चंस जरा हम पास्ट पेपर के उठाएं, ताकि उनके थ्रू भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो सकें कि पास्ट पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर, क्या कहा गया, अ प्लेट ऑफ केक होल्ड 12 डिफरेंट केक्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दीज केक्स कैन बी शेयर्ड between Alex and James if each receives an odd number of cakes. 12 केक्स हैं, एलेक्स और जेम्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, दोनों के पास ऑड नंबर ऑफ केक्स आए, तो अगर एलेक्स के पास एक केक आता है तो जेम्स के पास कितने केक्स आएंगे, 11। एलेक्स के पास अगर 3 आते हैं तो हियर इज 9, 5, 7, 7, 5, 9, 3, 11, 1। These are the conditions. अब देखिए वी हैव 12 केक्स, 12 में से कोई सा भी एक केक पिक किया जाएगा जो कि एलेक्स को देंगे हम, क्योंकि अरेंज नहीं कर रहे हम, सिलेक्ट कर रहे हैं, और रिमेनिंग सारे केक्स जेम्स को दे देंगे 11C11। तो अब 11C11, 9C9, 7C7 सब की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, जेम्स को पूरी प्लेट दे दी जाएगी।
रिमेनिंग क्या रहेगा? 12C3, 12C5। 12 में से कोई से भी 7 केक्स उठाए, 12 में से कोई से भी 9 केक्स उठाए, 12 में से कोई से भी 11 केक्स उठाए और एलेक्स को दे दिए गए, सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, दैट विल बी 2048। दैट विल बी 2048। होपफुली इट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं? Another plate holds 7 cupcakes, each with different color icing. 4 brownies, each of different sizes. Find the number of different ways these 11 cakes can be arranged in a row if no brownies next to another brownie. Brownies सारी अलग अलग होंगी। 7 cupcakes हैं, 4 brownies हैं। तो बच्चों 7 कपकेक्स हैं, 4 ब्राउनीज। ब्राउनीज को अलग अलग करना है किससे? 7 कपकेक से। अभी बताया अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 कपकेक्स के ऑल्टरनेट पर जब 4 ब्राउनीज आएंगी तो क्या हो जाएगा? 8p4 मल्टीप्लाई बाय 7 कपकेक्स का 7 फैक्टोरियल एंड द रिजल्ट इज 8467 200। अभी क्या कहा था मैंने आपको? 3 मार्क के सिंपल क्वेश्चंस दिए जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। बस कॉन्सेप्ट्स आपके पास अगर होंगे तो इजीली आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। थर्ड वन, अ प्लेट ऑफ बिस्किट सोल्ड 4 आइडेंटिकल। अब आप देखें ऊपर डिफरेंट था, मैंने इसको हाईलाइट किया, यहाँ पर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल से हमेशा डिवाइड किया जाता है। 6 आइडेंटिकल शॉर्ट ब्रेड, 2 आइडेंटिकल जिंजर ब्रेड। These biscuits are all placed in a row. Find how many different arrangements are possible if the chocolate biscuits are all kept together. Chocolate biscuits एक साथ होने चाहिए। टोटल कितने हैं? 12। अगर हम 12 बॉक्सेस बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Find how many different arrangement are possible if the chocolate biscuits. Chocolate biscuits कितने हैं? 4। ये सब एक साथ रहेंगे। 1 2 3 4। जब भी एक साथ रखना हो बड़ा बॉक्स बनाएंगे, और अगर अलग अलग करना हो तो ये जो सेकंड पार्ट किया है वैसे करेंगे। अब टोटल बॉक्सेस देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय बड़े बॉक्स में कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल से डिवाइड होगा, 4 चॉकलेट बिस्किट, 6 शॉर्ट ब्रेड, 2 जिंजर ब्रेड। इससे डिवाइड होगा और यहां से आपके पास अरेंजमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 252। द क्वेश्चन इज ऑफ 333। 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन इजीली हमने सॉल्व किया। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। In the first part, 8 children of different ages stand in a random order in a line. Find a number of different ways this can be done if none of these 3 youngest children stand next to each other. क्या हुआ? 8 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स एक साथ ना हो, 5 स्टूडेंट्स फिर अलग है, उनकी कोई कंडीशन नहीं है। फिर वही आ गया, 2 से ज्यादा लोगों को अलग अलग करना है, 5 के ऑल्टरनेट पर आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6p3 मल्टीप्लाई बाय 5 लोगों का 5 फैक्टोरियल। यहां से रिजल्ट आ जाएगा 14400। अब आप देखें फिर वही 3 मार्क का क्वेश्चन आपको दिया गया, इतना सिंपल। पार्ट बी क्या कह रहे हैं? डेविड चूजेस 5 चॉकलेट्स फ्रॉम 6 डिफरेंट डार्क चॉकलेट्स। ठीक है, 5 चॉकलेट्स पिक करना है हमें, 6 डार्क चॉकलेट्स हैं हमारे पास, 4 व्हाइट चॉकलेट्स हैं हमारे पास एंड 1 मिल्क चॉकलेट है। इस तरीके से आप टेबल फॉर्म करेंगे ना बच्चों, रियली क्वेश्चन विल बी वेरी इजी आफ्टर मेकिंग दीज काइंड ऑफ टेबल। क्या कहा गया? 5 चॉकलेट पिक करनी है। ही मस्ट चूज एटलीस्ट 1 ऑफ ईच टाइप। हर टाइप की एक एक चॉकलेट का पिक करना जरूरी है। मिल्क चॉकलेट तो एक ही है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अगर एक मिल्क चॉकलेट, एक व्हाइट चॉकलेट, तो डार्क चॉकलेट कितनी? 3। टोटल 5 चाहिए ना। एक मिल्क चॉकलेट, 2 व्हाइट चॉकलेट्स, सो 2 डार्क चॉकलेट्स, 1 मिल्क, 3 व्हाइट, सो 1 डार्क,
इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ जाइए, आउट ऑफ 6 3 हमने पिक की है ना, तो कॉम्बिनेशन के थ्रू पिक करेंगे। 6C3, 6C2, 6C1। ये क्या हो जाएगा? 4C1, 4C2, 4C3, बिकॉज वी हैव 4 वाइट चॉकलेट। और ये तो 1C1, 1C1, 1C1 सब सेम ही रहेगा, वन ही आंसर आएगा। सबको आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट्स आएंगे आखिर में ऐड कर लिया जाएगा। तो आंसर कितना आया? 194, राइट। पार्ट सी। अब पार्ट सी में भी मैं बच्चों देखिएगा इसी तरीके का एक टेबल बनाऊंगा, उससे आप लोगों को बहुत इजीली सॉल्व करना आएगा। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अ पासवर्ड फॉर चलिसास कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 करेक्टर्स। 4 करेक्टर्स बनाने हैं हमें। तो 4 करेक्टर्स पर है। द करेक्टर्स आर चोजन फ्रॉम द फॉलोइंग: 26 कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स हैं 26, डिजिट्स हैं 9, सिंबल्स हैं 5। कंडीशन क्या है? द पासवर्ड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, एटलीस्ट 1 डिजिट, एटलीस्ट 1 सिंबल। नो करेक्टर कैन बी रिपीटेड। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पासवर्ड दैट चेरिसास कैन मेक। ठीक हो गया। क्वेश्चन में मैं एक चीज को यहां से रिमूव कर रहा हूं, और फिर कहा गया अ पासवर्ड ऑफ चेरिसास कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 करेक्टर्स। बस, द करेक्टर्स आर चोजन एंड ऑल द थिंग्स। ये हो गया सर। हमें 4 करेक्टर्स पिक करना है, सब में से एक एक का होना जरूरी है। अगर 1 कैपिटल लेटर, 1 डिजिट, तो यहां से कितने आएंगे? 2। 1 कैपिटल लेटर, 2 डिजिट्स, तो यहां से 1। 2 कैपिटल लेटर्स, 1 डिजिट, तो यहां से कितना? 1। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आइए सब, फिर वही 26, 1 आउट ऑफ 26, 1 आउट ऑफ 26, 2 आउट ऑफ 26, 1 आउट ऑफ 9, 2 आउट ऑफ 9, 1 आउट ऑफ 9, 2 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5। सब की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हम कर लेंगे ऐड। रिजल्ट कितना आया? रिजल्ट आया 21645। आंसर हो गया। दिस इज द रिजल्ट। अब जो चीज मैंने यहां पर छुपाई थी, अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब क्या है? हमें अरेंज भी करना है, क्योंकि अगर सिर्फ 4 करेक्टर सिलेक्ट करने होते तो ये आंसर काफी था, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्डर परम्यूटेशन अरेंजमेंट के लिए पर्टिकुलर ऑर्डर का होना जरूरी है। तो 4 करेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस कितने आ गए? 2 1 6 4 5, और उनको अरेंज करने के लिए हम 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहां से फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमारे पास, दैट विल बी 5 1 9 4 8 0। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन फिर हम पास्ट पेपर का एक डिजिट्स का हम देखें। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 5000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। हमें नंबर बनाना है इन बिटवीन 3000 एंड 5000। मींस नंबर जो बनेगा ना, 4 डिजिट नंबर होगा। नंबर जो बनेगा ना, वो 4 डिजिट नंबर होगा। सो द फर्स्ट पार्ट, ये हमने 4 बॉक्सेस बना लिए। इन बिटवीन 3000 एंड 5000, पहले नंबर पर 1 नहीं आ सकता क्योंकि 3000 से कम हो जाएगा। 2 नहीं आ सकता, 3000 कम हो जाएगा। 3 एंड 4 कुछ भी आ सकता है। 3 एंड 4 इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। 3 और 4 एक सिलेक्शन हो गई। फर्स्ट बॉक्स के ऑप्शन कितने आ गए? 2 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट बॉक्स। देन रिमेनिंग तो आप कितने ही लिख दें आप। रिमेनिंग कितने ऑप्शंस हो गए? 1 2 3 4। 4 ऑप्शंस रिमेनिंग हो गए क्योंकि एक हम डिजिट सिलेक्ट कर चुके हैं। So next box के 4 options, then 3 and then 2. So the result is 48. In the second part, if digit can be repeated and the number formed is odd number बनना चाहिए, odd number बनना चाहिए और digit repeat हो सकते हैं। odd number बनाने के लिए सबसे पहले हम
जो आखिरी डिजिट है उसको देखेंगे, 1 आ सकता है आखिरी डिजिट में, 3 आ सकता है आखिरी डिजिट में, 5 आ सकता है आखिरी डिजिट में। सबसे पहले ऑड के लिए हमने आखिरी डिजिट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर पहले 3 या 4 में से कोई सा भी एक, 3 या 4 में से कोई सा भी एक, 3 या 4 में से कोई सा भी एक, क्योंकि डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो पहले के 2 ऑप्शन, इसके कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन, सारे के सारे 5 ऑप्शन, इसको हमने खुद से सिलेक्ट कर लिया तो एक ही ऑप्शन, फिर वही 2 5 5, इसका फिर वही 1 ऑप्शन, 2 5 5, इसका फिर वही 1 ऑप्शन, सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे और आखिर में तमाम आंसर्स को ऐड कर लिया जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, दैट विल बी 150, दैट विल बी 150। होपफुली दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 4 and 5, ये दो एग्जाम्पल्स मैंने एक साथ लिखी हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? अब आप देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया, सेलेस्टियल, एग्जाम्पल 5 में पहले, या चल एग्जाम्पल 4 सॉल्व करते हैं। टुमारो आपको दिया गया, सिलेक्ट 4 लेटर आउट ऑफ 8 and find the probability that the selection contains at least one O and at least one R। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखें O R और अदर लेटर्स। O कितने हैं हमारे पास, दो। O है हमारे पास 3 O's। R कितने हैं हमारे पास, 2। अदर लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। Now, select 4 letter from 8. Find a probability that the selection contains at least one O and at least one R। एक O और एक R हो। फिर आप देखिएगा, मैं टेबल फॉर्म कर रहा हूं। अगर एक O आ जाए, एक R आ जाए, तो यहां से कितने आएंगे, अदर लेटर्स में से 2। अगर 2 O आ जाए, एक R आ जाए, तो अदर लेटर में से 1। अगर एक O आ जाए, 2 R आ जाए, तो अदर लेटर्स में से फिर 1, क्योंकि 4 उठाने हैं हमें। और अगर 3 O आ जाए, एक R आ जाए, तो अदर लेटर में से कुछ भी नहीं आएगा। और अगर 2 O आ जाए और 2 R आ जाए, तो अदर लेटर में से फिर कुछ भी नहीं आएगा। 5 कंडीशन हमारे पास बनी। अब इसके लिए हम 3 O है, 3 में से एक O उठाना है, 3 में से 2, फिर वही, फिर वही। ना, 2C1, फिर ये 3C2, 3C1, 3C0, 3C0, सब की वैल्यूज निकालकर हमने इनको क्या कर लेना है, हमने इनको ऐड कर लेना है। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 4 out of 8, तो जनाब टोटल लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 4C, सॉरी 8C4, और ऊपर इसका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 50। यहां से आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? अब आइए, सेम क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, सेलेस्टियल, एक वर्ड, select 5 from 9 letters, 5 from 9 letters, find a number of different selections that include at least one E, at most one L and other letters। अब आइए, E कितना है हमारे पास, 2 E है। L कितने हैं जनाब, 2। अदर लेटर्स कितने हैं हमारे पास, 5। अब आइए,
हमें 5 पिक करने हैं, दैट इंक्लूड एटलीस्ट 1 ई। अगर एक ई हम पिक कर लें, एक एल पिक कर लें, तो यहां से कितने आएंगे 3, टोटल मिलाकर 5 बनाने हैं हमें। 2 ई पिक कर लें, एक एल, एल ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पर कितने 2, एक ई पिक कर लें, कोई भी एल ना हो, तो यहाँ पर 4। 2 ई पिक कर लें, कोई भी एल ना हो, तो यहाँ पर 3। अब आप देखिए ई को हम खुद उठाकर पिक करके रख रहे हैं, दो में से एक ई को हमने खुद रखा है, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन लगाना जरूरी नहीं होगा। 2 एल है, इसमें से एक एल को खुद सिलेक्ट करके रखा है, तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली सिलेक्शंस जो है ई और एल वाली, वो हम जब ही तो ऑप्शंस बने, अदर वाले तो ऑप्शंस थोड़ी है, ई और एल की वजह से ही ऑप्शंस बने, तो इन पर कॉम्बिनेशन लगाना जरूरी नहीं होता। अदर पर कॉम्बिनेशन हम अप्लाई करेंगे। 5 में से कोई से भी 3, 5 में से कोई से भी 2, 5 में से कोई से भी 4, 5 में से कोई से भी 3, और यहां से सबको ऐड करेंगे। यहां से सबको जब ऐड किया जाएगा तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, द फाइनल आंसर विल बी 35। द फाइनल आंसर विल बी 35। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि सर प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो 3 आइडेंटिकल ओ थे, जिसमें से हम खुद ही 1 ओ उठा रहे थे, 2 आइडेंटिकल आर थे जिसमें से खुद ही 1 आर उठा रहे थे, तो यहाँ पर तो आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जब 2 आइडेंटिकल ई हैं और एक आपने खुद से पिक किया, तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर रहे। ये क्या रीजन है? तो बच्चों मैंने हाईलाइट क्या किया हुआ है, एक वर्ड प्रोबेबिलिटी का। याद रखो, जब भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो तो आइडेंटिकल की सिलेक्शन में भी कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा, और अगर सिर्फ नंबर ऑफ सिलेक्शंस निकालनी हो तो यहाँ पर हम सिर्फ उनको सिलेक्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन के थ्रू सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये डिफरेंस था इन दोनों क्वेश्चंस में। जब इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने आमने सामने लिखा ताकि ये डिफरेंस क्लियर हो सके, इसमें अमूमन स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक हो गया? तो अब वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारे पास after the permutation combination, the third topic is probability. The third topic is probability. चेक करते हैं जनाब प्रोबेबिलिटी में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरीके से प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं। द फर्स्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज द फर्स्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एडिशन रूल। एडिशन रूल represented by union plus और, इन तीन तीन से represent किया जाता है। and the rule is probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Second rule, mutually exclusive। एग्जामिनर पूछता है प्रूफ कीजिए कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो दो इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो दो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ ना हो सके। easiest example is day night। at a place at a time डे और नाइट एक साथ नहीं नजर आ सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी must be equal to probability of A plus probability of B।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन नहीं होता। एग्जामिनर पूछता है कि प्रूफ कीजिए द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो या तो आप प्रूफ कर देंगे कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, या ए इंटरसेक्शन बी को जीरो। मोस्टली एग्जामिनर इसको प्रूफ करवाता है ना। थर्ड वन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में भी एग्जामिनर एक रूल आपसे प्रूफ करवाएगा, और वो रूल क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास मौजूद है और अगर वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो हम कहते हैं इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो एट अ टाइम तो हो सके लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। फिर क्या आता है जनाब? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी must be equal to probability of a intersection b divided by probability of b। जब भी गिवन दैट के साथ क्वेश्चन आएगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, और गिवन दैट के बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होता है? टोटल इवेंट्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर देखें इस लाइन को गिवन दैट बोला जाता है। गिवन दैट के बाद जो भी लिखा होगा वो टोटल इवेंट्स, हमेशा टोटल इवेंट से डिवाइड होगा। ठीक हो गया? और एक चीज याद रखिएगा, probability of any event A plus probability of any event other than A must be equal to 1। हमेशा 1। ये A डैश क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक डाइस के ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, लेट्स से ये इवेंट A है। मैं इसको थोड़ा सा, लेट्स से इवेंट A इज 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा ऑन अ डाइस? ये डाइस की बात हो रही है, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा जो ए ना हो? रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रह गए? 5/6। अब देखें दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। हमेशा इवेंट ए और ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है इसको, अदर देन द इवेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब बच्चों याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसके अलावा, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो 5 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एग्जामिनर बार बार टेस्ट करवाएगा। ठीक है? अब आप देखिए एक एग्जांपल आपको दी गई। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर। ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज each day Khalid either rides on his bicycle with probability 0.6 or on his skateboard with a probability 0.4. Khalid does not ride on both. If he rides on his bicycle, then the probability that he hurts himself and all the things are. Find the probability that Khalid hurts himself on a particular day. इसके लिए हम डायग्राम, अगर ट्री डायग्राम बना ले तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप देखिएगा, खालिद साहब जो है राइड्स ऑन बाईसाइकिल और स्केटबोर्ड। बाईसाइकिल पर हर्ट होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है एंड डज नॉट, हर्ट होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है एंड डज नॉट। बाईसाइकिल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। सो स्केटबोर्ड की कितनी हो गई? 0.4। समीशन ऑफ द बोथ ब्रांचेस इक्वल्स टू 1। If he rides on his bicycle, then the probability that he hurts will be 0.05. So does not is 0.95. Skateboard hurts himself is 0.75. Does not is 0.25.
does not is 0.25. Find the probability that Khalid hurts himself. Probability of this plus this. This will give us the result. So in the first part, probability of hurt. कुछ भी ना लिखें, डायरेक्ट लिखें आप. हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.6 इंटू 0.05 प्लस 0.4 इंटू 0.75. क्या रिजल्ट आएगा यहां से डायरेक्टली? 0.33. सेकेंड पार्ट क्या कहा गया? गिवन दैट आ गया. गिवन दैट के बाद जो भी लिखा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी होगी. गिवन दैट खालिद हर्ट्स हिमसेल्फ. हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.33. On a particular day, find the probability that he is riding on his skateboard. ये skateboard पर होगा. skateboard पर हो और फिर ये हर्ट हो जाए, ये ऊपर आ जाएगा. टोटल हर्ट में से skateboard के हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है. skateboard का हर्ट होना क्या है? 0.4 इंटू 0.75. By this, the result will be 0.91. Hopefully, the question of probability is clear. Another example आपको दी गई. For a group of 250 cars, the numbers classified by color and country of manufacture are shown in the table. One car is selected at random from this group. Find the probability that the selected car is a red or silver car manufactured in Korea. Red हो या सिल्वर हो और कोरिया से हो, तो जनाब सिल्वर हो या रेड हो फ्रॉम कोरिया, दोनों को ऐड कर लीजिए. क्या रिजल्ट आएगा? इन द फर्स्ट पार्ट it will be 64 divided by the total cars are 250. यहां से आपके पास the final answer will be 32 divided by 125. Second part, not manufactured in Japan. Not manufactured in Japan. तो अब आप देखिए जापान वाली जो कार्स हैं वो सब आप हटा देंगे. रिमेनिंग कार्स कितनी रह गई? 190 divided by 250. And the final answer is 19/25. In the third part, क्या कहा गया? X is the event that the selected car is white. X का जो event है selected cars white हों. Y is the event that the selected car is manufactured in Germany. Y क्या है? Germany से manufactured हो. By using an appropriate probability, determine whether event X and Y are independent. अभी आपको बताया था independent के लिए probability of X intersection Y must be equal to probability of X multiply by probability of Y करेंगे. तो सबसे पहले तो X intersection Y आप कैलकुलेट कर लें. X और Y का इंटरसेक्शन 32 पर बन रहा है, तो 32 डिवाइडेड बाय 250. X वाली कार्स कितनी है? टोटल सम कर लीजिए. व्हाइट वाली कार्स का 80 डिवाइडेड बाय 250. Y का सम कर लीजिए जर्मनी वाली कार्स का 100 डिवाइडेड बाय 250. सिंप्लीफाई कीजिए, इट विल बी 16/250 and this is also 16/250. So the final answer is yes, they are independent. इस तरीके से हम प्रूव करते हैं the events are independent or not. Next example, Ellie throws 2 fair tetrahedral dice. ये डाइस के क्वेश्चन एग्जामिनर काफी पूछता है. Each with faces numbered 1, 2, 3, 4. She notes the numbers on the faces that the die lands on. Event S is the sum of the two number is 4. Event T is a product of the two number is an odd number. ठीक है, पहले हम डायग्राम यहाँ पर बना लें. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. अब स्टूडेंट क्या करते हैं? सम के लिए अलग डायग्राम बनाते हैं. 1 + 1 2 1 + 2 ना, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना. आपने इवेंट्स लिखने हैं. आपने क्या करना है? इवेंट्स लिखने हैं.
कैसे? इवेंट एस क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द टू नंबर इज 4, जहां 4 आए वहां एस लिख दीजिए। 1 + 3 4 आ गया, एस लिख दिया। 2 + 2 4 आ गया, एस लिख दिया। 3 + 1 4 आ गया, एस लिख दिया। इसके अलावा कहीं 4 नहीं है। प्रोडक्ट ऑड हो वहां पर आप लिख दीजिए टी। 1 1 जा 1, ऑड प्रोडक्ट है। 1 2 जा इवन प्रोडक्ट। 1 3 जा ऑड प्रोडक्ट, फिर इवन प्रोडक्ट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 3 1 जा 3, ऑड प्रोडक्ट। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऑड प्रोडक्ट। 3 4 जा 12, इवन प्रोडक्ट। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो टी हमारे पास कितने आ रहे हैं? सिर्फ 4 आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट। अब आइए क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन वेदर द इवेंट एस एंड टी इंडिपेंडेंट। फिर वही आ गया, एस इंटरसेक्शन टी must be equal to probability of S multiply by probability of T. S intersection T क्या हुआ बच्चों? इंटरसेक्शन कितनी जगह हो रहा है? 2 जगह पर हो रहा है। सो 2 डिवाइडेड बाय टोटल लिमिट्स कितने हैं? 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ S कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ T कितनी है? 4 डिवाइडेड बाय 16। सिंप्लीफाई जब किया गया, सो 1/8 इक्वल्स टू 3/64। नो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेकेंड पार्ट, एक्सक्लूसिव। इसके लिए आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए अगर एस इंटरसेक्शन टी 0 हो जाए तो एक्सक्लूसिव होते हैं, वरना नहीं होते। यहाँ पर तो 0 नहीं है, आपने लिख दिया एस इंटरसेक्शन टी इज नॉट 0, देयरफॉर दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। बात समझ में आ रही है बच्चों? इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है। Now, another example, box A contain 8 white balls and 2 yellow balls. 8 white and 2 yellow. Box A. Box B contains 5 white balls, X yellow ball. X yellow ball. A ball is chosen at random from box A and placed in box B. Box A से box B में जाएगी। ये पहला स्टेप होगा। A ball is then chosen, फिर यहां से पिक की जाएगी बॉक्स बी में से, तो ये दूसरा स्टेप होगा। Now, the tree diagram below shows the probability of the colors of the ball chosen. Justify the probability of x over x plus 6 on the tree diagram. करते हैं justification इस फर्स्ट पार्ट। अगर हम थोड़ी सी ट्री डायग्राम कंप्लीट करें, अगर व्हाइट बॉल ए से पिक कर रहे हैं तो 8/10 इज 0.8, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 0.2। अगर व्हाइट बॉल यहाँ से पिक करके इसमें डाली गई तो अब व्हाइट बॉल्स कितनी हो गई? 6 हो गई बॉक्स बी में। तो व्हाइट बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी 6 ओवर टोटल क्या हो गई? x plus 6। अब जस्टिफिकेशन के लिए हमने क्या करा? 1 - 6 over x plus 6 अगर किया जाए, so the answer will be x over x plus 6. This is the justification. This is the justification. Second part, we have to complete the tree diagram. So 0.8, 0.2 ये तो हमने लिख ही दिया। अब येलो बॉल अगर पिक की बॉक्स ए से और बॉक्स बी में डाली, और बॉक्स बी से फिर हमने येलो पिक की, तो येलो कितनी हो गई हमारे पास? x plus 1। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? x plus 6। और अगर इसको 1 से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? ये 5 over x plus 6। ये आपकी ट्री डायग्राम कंप्लीट हुई। इन द थर्ड पार्ट, if the ball chosen from box A is white, then the probability that the ball chosen from box B is also white is 1/3। पहले से भी white, दूसरे से भी white। पहले से भी white, दूसरे से भी white नहीं। if the ball chosen from box A is white, then the probability that the ball chosen from box B is also white। बॉक्स B की जो प्रोबेबिलिटी white की है वो क्या मतलब? 6 over x plus 6 किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल। यहां से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जब सिंप्लीफाई किया गया
18 equals to x plus 6. So x will be 12. x की वैल्यू हमने 12 प्रूफ करनी थी, वो हमने प्रूफ कर दी। पार्ट 4 में क्या करें, गिवन दैट, फिर गिवन दैट आ गया। गिवन दैट मींस टोटल प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट द बॉल चोजन फ्रॉम बॉक्स बी इज येलो, बॉक्स बी से येलो आना चाहिए। ये फाइंड द कंडीशन वेयर द बॉल चोजन फ्रॉम बॉक्स ए वाज येलो, बॉक्स ए से भी येलो, मतलब ये वाली ब्रांच ऊपर रहेगी और टोटल सम इसका नीचे आ जाएगा। सब में क्या आ जाएगा, पहले व्हाइट फिर येलो। एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, सो 12 ओवर 12 प्लस 6 इज 18 प्लस 0.2 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 18, और ऊपर क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 18। यहां से जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 0.213। होपफुली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के भी डिफरेंट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर दे सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने एज रीकैप डिस्कस कर ली, और हर टॉपिक के मजीद क्वेश्चंस के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप उन पर जाकर देख सकते हैं मजीद क्वेश्चंस। हमारे यहाँ नेक्स्ट टॉपिक पर पहला हमने किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेकंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, थर्ड प्रोबेबिलिटी, एंड अ फोर्थ वन इज discrete random वेरिएबल। discrete random वेरिएबल क्या है, इसके क्वेश्चंस भी प्रोबेबिलिटी के तरह ही सॉल्व किए जाते हैं। discrete random वेरिएबल याद रखिएगा, हमेशा होल नंबर की बात होगी, इसमें वेरिएबल हमेशा होल नंबर में होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कॉइन, वी हैव अ कॉइन, और आपसे कहा गया अगर क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी का, और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2। अगर क्वेश्चन होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का और आपसे पूछा जाए कि इन द क्वेश्चन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज हेड, मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमें क्या करना होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, और इसकी प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। तो अब आप देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक पॉइंट टॉस किया गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज हेड, मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मींस तमाम जो भी पॉसिबिलिटीज है, हमें तमाम पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अगर एक पॉइंट टॉस करते हैं, इज इट पॉसिबल कोई भी हेड ना आए, यस। एक हेड आ जाए, यस, ये भी पॉसिबल है। कोई भी हेड ना आए, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। एक हेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है हेड की एक पॉइंट टॉस होने में। तो इन क्वेश्चंस को इस टाइप से अगर हम प्रोबेबिलिटी टेबल बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये क्वेश्चन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के कहलाएंगे। समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। मींस हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द summation of all the probabilities of discrete random variable is always equals to 1। एक और एग्जांपल अगर करवाई जाए, दो पॉइंट टॉस किए गए,
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इसमें आपको दे दिया गया, टेल, वी हैव टू मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब दो कॉइन के ऊपर कितनी बार टेल आ सकती है, कैसे कैसे टेल आ सकती है, वो सब हमें लिखना होगा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। एक कॉइन पर या तो हेड आएगा या टेल, फॉर द फर्स्ट कॉइन। फॉर द सेकंड कॉइन, अगर पहले कॉइन पर हेड आए तो दूसरे कॉइन पर हेड या टेल, अगेन हेड या टेल। So the outcomes are head and head, head and tail and head, tail and tail। अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर टेल। x discrete random variable, probability of x। इज इट पॉसिबल दो कॉइन टॉस करें, एक भी टेल ना आए, एक टेल आ जाए, दो टेल्स आ जाए। एक भी टेल ना आए, प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/4। एक टेल आए, प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2, सॉरी 1/4। इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4 ब्रांच की। एक भी टेल ना आए, प्रोबेबिलिटी 1/4। एक टेल आ जाए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो प्रोबेबिलिटी 1/2, और दोनों ही टेल्स आ जाए 1/4। इसको भी जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पता ये चला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, और दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख कर आए, वहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन और भी दिया जा सकता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला दे दिया जाए, लेट्स से kx, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन pdf, और आपसे कहा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 4। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हम एक काम करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। x की वैल्यूज 1 2 3 4, फॉर्मूला में रखेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1 रखा तो k, 2 रखा तो 2k, 3x की जगह रखा तो 3k, 4x की जगह रखा तो 4k। As we know that summation of all the probabilities equals to 1, तो sum कीजिए 4 5 6 7 8 9 10 k equals to 1। तो बच्चों k की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। इस तरीके से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कैलकुलेट करवाया जाएगा आपसे मीन एंड वेरिएंस, जो हम कैलकुलेट करके आए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में भी, इसी तरीके से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करवाया जाएगा। मीन एंड वेरिएंस। मीन रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ex, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी इसको कहते हैं। मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहा जाता है, represented by mu, and the formula is summation of x into probability of x। वेरिएंस का फॉर्मूला ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। अब ex स्क्वायर क्या मतलब? ex को लिखा जाता है समीशन ऑफ x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस ex, ऊपर देख रहे हैं आप मीन ही है, समीशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का होल स्क्वायर।
इस तरीके से आप मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके जनाब? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीज क्लियर होगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर ही आपको मैं मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन तो करवा दूं, और उसके बाद फिर हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द पास्ट पेपर। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेबल दिया गया, एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज दी गई 0, 1, 2, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यूज दी गई 0.1, 0.2, 0.4, 0.3। आपसे कहा ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसके थ्रू आपने मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। इसके लिए आपने फिर वही कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले एक कॉलम बनेगा एक्स का, 0, 1, 2, 3। बच्चों इस टेस्ट जो है ना, इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला एंड कॉलम। फॉर्मूला जहन में होगा, उसके अकॉर्डिंगली कॉलम बनाइए और फॉर्मूला में वैल्यू रखकर आंसर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी हमें, फॉर्मूला वेरिएंस में नजर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बनाए, 0, 1, 4, 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की रिक्वायरमेंट है, इसका एक कॉलम बनाए। ये तो आपको गिवन दी जाएगी प्रोबेबिलिटी, या हो सकता है निकालनी भी हो, कंडीशंस दी जाए, प्रोबेबिलिटी आपसे निकलवाए एग्जामिनर। फिर एक कॉलम बनेगा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। एक्स को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.8 और 0.9। फिर एक कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, 0 इंटू 0.1, 0, 1 इंटू 0.2, 0.2, 4 इंटू 0.4, 1.6, 9 इंटू 0.3, 1.8, सॉरी 2.7। हमें सम चाहिए किस किस कॉलम का? इस कॉलम का और इस कॉलम का। इस कॉलम को जब सम कर रहे हैं तो 1.9, इस कॉलम को सम कर रहे हैं तो 4.5। एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है? ई एक्स, और एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली क्या होगा? ई एक्स स्क्वायर। ना, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये तो हम निकाल चुके हैं, 1.9। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का, क्या मतलब? माइनस मीन का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर का सम 4.5 माइनस ई एक्स स्क्वायर 1.9 का स्क्वायर, सो द फाइनल आंसर इज 0.89। और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपसे पूछता है तो अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस 0.89, कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.94। होपफुली इट इज clear that how to calculate mean and variance from the questions of discrete random variable. Now, एक क्वेश्चन देखिए फ्रॉम द पास्ट पेपर। कहा गया इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज विद अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको गिवन दिया गया है के एक्स स्क्वायर, वेयर x इज दिस। x की वैल्यूज दे दी गई। शो दैट इन अ फर्स्ट पार्ट, शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2 has same probability of x 2। फॉर्मूला मौजूद है के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखनी है हमें, के एक्स की वैल्यू -2 है स्क्वायर, के एक्स की वैल्यू 2 है स्क्वायर। ये क्या हो गया? 4k, और ये क्या हो गया? 4k। ये हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट, ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज -2,
-1 2 4। फॉर्मूला में रखते हैं के एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पर 4k के 4k 16k, ये बन गया। आगे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, समीशन ऑफ ऑल इक्वल्स टू 1, समीशन ऑफ ऑल इक्वल्स टू 1। तो अब कितने हैं जनाब, ये 25 के इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1/25। आगे क्या कहा गया इन द थर्ड पार्ट, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें मालूम है किसके इक्वल है, समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। नाउ इट्स अप टू यू, कॉलम बनाए या ना बनाए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -2 इंटू 4 -8k -k, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू 4k 8k, 4 इंटू 16 64k, कैंसिल आउट, सो इट इज 63k। के की जगह पर हमने क्या लिखा, 1/25। तो जनाब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गई, 63/25। होपफुली दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। नाउ अनदर एग्जाम्पल दी गई, a flower shop has 5 yellow roses, 3 red roses and 2 white roses. Martin chooses 3 roses at random. Draw up a probability distribution table for the number of white roses. ठीक है, व्हाइट रोज 3 रोज इसको पिक करने, व्हाइट रोज के ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है कि व्हाइट रोज कितने पिक किए जा सकते हैं। नाउ अब देखिएगा, इज इट पॉसिबल एक भी व्हाइट रोज पिक ना किया जाए, एक भी व्हाइट रोज पिक ना किया जाए और 3 रोजेस इनमें से आ जाएं? यस, इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल एक व्हाइट रोज पिक किया जाए और 2 रोजेस रिमेनिंग में से आए? इज इट पॉसिबल 2 व्हाइट रोज तो 1 रोज इसमें से? यस, इट इज पॉसिबल। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो इट मींस एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के लिए क्या कंडीशंस बनेगी, व्हाइट रोज कोई भी ना हो, एक हो या 2 हो, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। अब सुनिएगा, अगर व्हाइट रोज एक भी ना हो तो तीनों रोजेस हमें रेड और येलो से पिक करना पड़ेंगे। रेड और येलो मिलकर कितने बन रहे हैं, 8। पहला रोज पिक किया 8/10, दूसरा रोज पिक किया 7/9, तीसरा रोज पिक किया 6/8। यहां से रिजल्ट आ रहा है 7/15। नाउ इज इट पॉसिबल, अच्छा अब एक व्हाइट रोज, इज इट पॉसिबल व्हाइट रोज पिक करें, नेक्स्ट व्हाइट ना हो फिर व्हाइट ना हो, और इज इट पॉसिबल पहला व्हाइट ना हो दूसरा व्हाइट तीसरा व्हाइट ना हो, और इज इट पॉसिबल पहला व्हाइट ना हो दूसरा व्हाइट ना हो और तीसरा व्हाइट हो? यस, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/10। व्हाइट ना होने की कितनी हो जाएगी, 8/9। अगेन व्हाइट ना होने की कितनी हो जाएगी, 7/8। ऐसे ही 3 कंडीशंस बनी तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, सो इट विल बी 7/15 अगेन। एक भी व्हाइट रोज ना हो 7/15, एक व्हाइट रोज हो 7/15, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी रह गई तो 1 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 1/15। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन कंडीशन। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा, व्हाइट रोज अगर 2 हो उसके लिए भी हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते थे, लेकिन क्यों निकालें जब हमें मालूम है समीशन ऑफ ऑल इक्वल्स टू 1, तो तीसरे की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा, या लास्ट की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 माइनस रिमेनिंग करके निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल दी गई, कहा गया 2 fair sided dice with faces 1 2 3 4 5 6 are thrown and the 2 scores are noted. The difference between the score is defined as follows.
If the scores are equal, the difference is 0. If the score are not equal, the difference is the larger score minus the smaller score. ठीक है, पहले डायग्राम बना लीजिए. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. क्या कहा गया? सेम, मतलब 1 - 1 0, 1 - 2 1. सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस लिखना है. 3 4 5. 1 0 1 2 3 4. 2 1 0 1 2 3. 3 2 1 0 1 2. 4 3 2 1 0 1. 5 4 3 2 1 0. ये जो रेड में वैल्यूज आई हैं, ये है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करना है. तो पहले हम एक टेबल बना लें. एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. या इट्स नॉट नेसेसरी कि हम टेबल बनाएं, हम डायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यूज मालूम करनी है ना. एक्स हम लिखते हैं, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? 0 1 2 3 4 5. सिर्फ ये वैल्यूज आ रही हैं. प्रोबेबिलिटीज हम इसकी लिख देंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के लिए हमें तो एक ही फॉर्मूला याद है ना, जो कि यूज होता है. एक्स समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. तो हमें एक्स चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स चाहिए. एक्स तो मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखते हैं. 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6. 6/36. 1 कितने हैं? 10/36. 2 कितने हैं? 8/36. 3 कितने हैं? 6/36. 4 कितने हैं? 4/36. 5 कितने हैं? 2/36. अब x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपने कैलकुलेट करना है. इट्स नॉट नेसेसरी टू शो एवरीथिंग. कैलकुलेटर में सबको मल्टीप्लाई करवाएं, ऐड करके लिख दें. एंड द फाइनल आंसर आई एम राइटिंग हियर विल बी 35/18 is the final result. Hopefully this question is also clear. For more questions of discrete random variable, you may visit the channel. वहां पर और मजीद questions, मजीद explanations, सब चीजें मौजूद हैं. आप वहां से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं. मजीद आगे चल रहे हैं जनाब. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फोर 4.1 हमने डिस्कस किया. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ही सब टॉपिक 4.2 क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है बच्चों? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं हम x के साथ. और अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन बाइनोमियल में आ जाए तो ऐसे लिखा जाता है: डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली डिपेंड्स ऑन n एंड p. व्हाट इज n? n क्या होता है? n होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. और p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और n होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. दूसरी कंडीशन बाइनोमियल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट करते हैं q से. हमेशा इक्वल किसके होती है? 1 के. और क्या है? ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट. एग्जामिनर कभी कभार पूछता है कंडीशंस ऑफ बाइनोमियल, तो आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर मस्ट बी गिवन एंड द ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट. इसके बाद बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक्स, जो इंडिकेटेड टर्म फॉर्मूला था बाइनोमियल एक्सपेंशन में P1 में, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, एंड द फॉर्मूला विल बी NCX सक्सेस की पावर x, फेलियर की पावर n-x. This is the formula to calculate the probability of binomial. इसके बाद बाइनोमियल में भी हमसे एग्जामिनर पूछता है मीन. बाइनोमियल का मीन वही एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फॉर्मूला बाइनोमियल के मीन निकालने का क्या है, NP. और इसी तरीके से अगर वेरिएंस पूछते हैं तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, NPQ. NPQ और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन याद कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस अंडर रूट NPQ. ठीक हो गया. इस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चंस के मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर. विजिटर्स टू अ वाइल्ड लाइफ पार्क इन अफ्रीका हैव इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी. आ गया बच्चों इंडिपेंडेंट का वर्ड. बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. जिराफ को देखने की प्रोबेबिलिटी 0.9, एलिफेंट को देखने की 0.95, फॉर जीब्रा 0.85, फॉर लाइन 0.1. Find the probability that a visitor to a wildlife park sees all these animals. So in the first part, all these animals means first 0.9, then he will see 0.95 elephant, then he will see 0.85 zebra, then he will see 0.1 lion. So the answer will be 0.07. And after that, in the second part, find the probability that out of 12 randomly chosen visitors, fewer than 3 sees lion. N is 10. It's a question of binomial. N is 12. We have to calculate the probability fewer than 3. We have to calculate the probability of fewer than 3. It means nobody will see, or one will see, two will see. Fewer than 3. N is this. Probability of success is line. Probability of line is a probability of success, and the Q will be 0.9. By using the formula, and the formula will be probability of X, NCX, success की power X, failure की power n-x. So now, when X is 0, P is 0, NCX will be, NC0 will be 1. So directly 0.9 power 12 plus 12C1 0.1 power 1, 0.9 power 11 plus 12C2 0.1 power 2 and 0.9 power 10. By this, you will get the answer of 0.89. Hopefully it is clear. And in the third part, 50 people independently visit the wildlife park. Find a mean and variance of the number of people who sees zebra. Again, it's a question of binomial. N is 50. Probability of success is probability of zebra, which is 0.85. And probability of failure is 0.15. And we have to calculate the expected value. So the expected value, mean and variance. Expected value is NP, which is 50 multiplied by 0.85. So the answer is 42.5. And the variance is NPQ. So it will be 50 multiplied by 0.85 multiplied by 0.15. By this you will get 6.4. इस तरीके से different questions binomial के examiner आपसे पूछ सकता है. Okay students, एक question और जिसमें students confused रहते हैं. अब question देखते हैं क्या है. When people visit a certain large shop, on average 34% of them do not buy anything.
53% spend less than $50. 13% spend at least $50. कम से कम $50. In the first part, 15 people visiting the shop are chosen at random. Calculate the probability that at least 14 of them buy something. It's a question of binomial, x distributed binomially. And 15 लोगों ने visit किया, probability of success. Calculate the probability that at least 14 of them buy something. कुछ ना कुछ buy कर रहे हों. On average, 34% of them do not buy. तो Q तो हो गया 0.34 और P हो गया 1 minus 0.34, 0.66. हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 14 मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 14 की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए. इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x 14 and 15. Again, by using the same formula of binomial, NCX, probability of success की पावर x, failure की पावर 1 प्लस, अब तो सिर्फ सक्सेस रह गया, इसकी पावर 15 आ जाएगी. आप पूरा फॉर्मूला भी लगा दें तो भी ये रिजल्ट आएगा, नो इश्यूज. यहां से रिजल्ट आया 0.017. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ पार्ट 2 में कंफ्यूजन रहती है. क्या कह रहे हैं पार्ट 2? n people visiting the shop are chosen at random. The probability that none of them spend at least 50. None of them spend at least 50. At least 50 किसी ने भी spend नहीं किए. It means 34%, 53%. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी फेलियर सक्सेस की हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों ने 34% और 53% नहीं, लेस देन पर रहे हैं 50 से, और एटलीस्ट 50 वाले 13% है. तो इट मींस 34 plus 53, 87 means 0.87 प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? None of them spend at least 50 की. अब आप देखिए, अगर एक बंदा none of them spend at least 50 करे तो 0.87, दो करें 0.87 का स्क्वायर, 3 करें 0.87 की पावर 3, 4 करें 0.87 की पावर 4. बट वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ पीपल, तो कितना हो जाएगा? पावर n. और इन लोगों की प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.04. अब कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों? अब सॉल्व किया जाता है इसको, लॉग अप्लाई करते हैं. सिर्फ एक स्टेप में एग्जामिनर लॉग अप्लाई करवाता है. याद कर लीजिए, पावर को ड्रॉप कीजिए, साइन चेंज कीजिए, ln 0.04 डिवाइडेड बाय ln 0.87, n आपके पास आ जाएगा. अब देखिए, कैलकुलेटर से मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूं. ln आपको ये दिया हुआ है, ln 0.04 divided by ln 0.87, and answer is 23.11. Answer is 23.11. तो आंसर n is greater than 23.11, therefore n की वैल्यू क्या आ गई? 24. होपफुली इट इज क्लियर. बस आप लोगों ने ध्यान में ये रखना है, पावर नीचे ड्रॉप करना है, साइन चेंज करना है, ln 0.04, और जो पावर के नीचे है वो डिनोमिनेटर में आ गया. अभी क्यों ऐसा हुआ है ये P3 में आपको बताएंगे इंशाल्लाह. राइट, दिस इज ऑल अबाउट योर बाइनोमियल. कि बाइनोमियल में किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या किस किस टाइप की आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं. बाइनोमियल के बाद जो चीज आ रही है हमारे पास, आफ्टर बाइनोमियल, बाइनोमियल था हमारा 4.2. अब आ रहे हैं हम 4.3 पर. 4.3 is about geometric distribution.
एग्जैक्टली वैसा ही है बाइनोमियल के जैसा ही। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशंस क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, एक्स distributed geometrically, it depends on only the probability of success. The first condition. Second condition is value of n is not given. n की वैल्यू गिवन नहीं होगी इसमें। Third, the most important condition, have to stop where the first success is obtained. वहां तक probabilities निकालते रहना है जब तक के पहला सक्सेस ना आ जाए। जब तक के पहला सक्सेस ना आ जाए वहां तक प्रोबेबिलिटीज हमें कैलकुलेट करते रहना है। थर्ड वन, फोर्थ वन, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती है इसमें x इक्वल्स टू समथिंग। फॉर्मूला बनेगा इसका 2 की पावर x माइनस 1 p। p वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैलकुलेट कीजिए लेस देन इक्वल्स टू x। ये याद कर लीजिए, ये याद करने के कॉन्सेप्ट्स हैं। 1 माइनस क्यू की पावर x। और पूछा जाएगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x। याद कर लीजिए आंसर होगा इसका q की पावर x। और इसमें आपसे सिर्फ मीन निकलवाया जाता है, वेरिएंस नहीं पूछेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू याद कर लीजिए, इट इज इक्वल टू 1/p। दीज आर 7 कंडीशंस। इसके अलावा और कोई कंडीशन ज्योमेट्रिक की आपसे डिस्कस नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको करवाएं। कहा गया probability of success is given which is 0.66, probability of failure is given which is 0.34. Find the probability of first success occurs in the first part. On the third trial. So we have a formula, probability of x equals to q की power x minus 1 p. So it means probability of x equals to 3 will be, what is q? 0.34 की power 3 minus 1 2 and 0.66. So the answer will be 0.0763. In the B part, on or before the second trial means less than equals to 2. फॉर्मूला ऊपर लिख पा चुके हैं। इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस q की पावर x, 1 माइनस 0.34 की पावर x, x is 2. So the answer is 0.884. After third trial,
probability of x greater than 3, which is equal to q की power x 0.34 की power 3, and the answer is 0.0393. Hopefully it is clear. तीनों parts, तीनों formula के accordingly आपको बता दिए गए. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? Now, example 2, it's a question from the past paper. An ordinary fair die is thrown repeatedly. जहां पर भी repeatedly होगा ना, ये आपका ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन होगा, बस ये आप ध्यान में रखिएगा. Until a 1 or 6 is obtained. उस वक्त तक हम थ्रो करते रहेंगे जब तक कि 1 या 6 ना आ जाए. Find a probability that it takes at least 3 throws, but not more than 5 throws to obtain 1 or 6. कैसे होगा? सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें निकालना पड़ेगी. P 1 और 6 आ जाए तो सक्सेस मिल जाएगा. तो 1 और 6 दो इवेंट्स हुए डाइस पर. 2 डिवाइडेड बाय 6, आंसर क्या आ गया? 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना आ गया? 2/3. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स at least 3 throws but not more than 5. We have to calculate the probability of 3, 4, 5. ये probabilities हमें calculate करना है by using the formula q की power x minus 1 और b q की power x minus 1 और b q की power x minus 1 और b. So the answer will be 0.313. Hopefully it is clear. In the B part, draw up the probability distribution table. On another occasion, this die is thrown 3 times. The random variable x is the number of times that a 1 or 6 is obtained. Draw the probability distribution table. What is n? N is 3. Dice is throws 3 times. P is 1/3 and Q is 2/3. Now, we have to make a probability distribution table. हमें probability distribution table इसका बनाना है. अब इसमें देखें n आपको गिवन दे दिया गया. अगर n आपको गिवन दे दिया गया तो ये तो बच्चों क्वेश्चन बन गया किसका? बाइनोमियल का क्वेश्चन बनकर आ गया. डाइस 3 दफा डाइस को रोल किया गया. तो अब आप देखिए x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x. एक बार भी सक्सेस ना मिले, एक बार मिले सक्सेस, 2 बार मिले सक्सेस और 3 बार भी सक्सेस मिल सकती है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे बाइनोमियल वाला. NCX, so 3C0, P की पावर 0 and Q की पावर 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, 1, 2, 3 इस तरीके से फॉर्मूला से निकालने में डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल के यहाँ पर लिख रहा हूँ. It will be 8/27. This will be 12/27. This will be 6/27. अब आखिरी निकालने के लिए सबको 1 से माइनस कर दें. So it will be 1/27. And in the C part, we have to calculate the expected value. वो हमें मालूम है क्या होता है? Summation of x into probability of x. दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए. You will get the final result. And the final result is 1. Hopefully this is also clear. इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको किसका दिया गया था? ज्योमेट्रिक का दिया गया. बाकी तो बाइनोमियल के थ्रू हमने सॉल्व किए. वन मोर एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक क्वेश्चन दिया गया. अ फेयर स्पिनर विद 5 साइड्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इज स्पन रिपीटेडली. फिर आ गया, यहाँ रिपीटेडली आ जाए
it means it's a question of geometry. The score on each spin is the number on the side on which the spinner lands. Find the probability that a score of 3 is obtained for the first time on the 8th spin. अब देखिएगा, पार्ट ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3 आना है 1/3, तो फेलियर कितना है, सॉरी 1/5, तो फेलियर कितना है 4/5। हमें क्या चाहिए 8th स्पिन पर 4/5 की पावर x-1 7 1/5, रिजल्ट क्या है 0.0419। पार्ट बी, find a probability that are fewer than 6 are required to obtain a score of 3 for the first time. Fewer than 6 हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है लेस देन के साथ, जो अभी ऊपर लिखा गया था, वो था लेस देन इक्वल टू के साथ इक्वल टू 1 माइनस क्यू की पावर x, और ये क्वेश्चन दे रहा है लेस देन 6, तो ये तो डिफरेंट हो गया हमारे फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम इसको अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। लेस देन 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, यस, क्योंकि क्वेश्चन डिस्क्रीट का है, होल नंबर में चल रहे हैं, तो या तो 6 होगा या तो 5 4 1 6 7 8 9 होल नंबर में चल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6 किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 5 के, और लेस देन इक्वल टू समथिंग विल बी 1 माइनस क्यू की पावर x। तो आंसर क्या हो गया 1 माइनस क्यू कितना है 4/5 की पावर x। By this the result will be 0.672। इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। लेट्स से पार्ट सी में क्या है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। हमारे पास तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x इज इक्वल्स टू q की पावर x। अब क्या करें, इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 तो हम क्या लिख सकते हैं ग्रेटर देन 2, और फिर यहां से क्या हो जाएगा q की पावर 2 एंड दिस विल गिव यू द रिजल्ट। होपफुली चीज समझ में आ रही है कि फॉर्मूला को एग्जैक्टली जिस फॉर्म में हमें यूज करना है किस तरीके से हम लेकर आ सकते हैं। अब इसके बाद वो पार्ट डी में पूछ सकता है फाइंड आउट इट्स मीन, मीन निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास मौजूद है 1/p और 1/1/5, तो मीन कितना आ गया 5 आ गया। इस तरीके से आप मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली it is clear, and after the binomial the last topic we have is normal distribution। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, बाइनोमियल तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट था, ज्योमेट्रिक भी डिस्क्रीट का पार्ट था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस वेरिएबल का पार्ट है, represented by z, distributed normally, depends on mean and variance, depends on mean and variance। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मीन और वेरिएंस का होना जरूरी है। जैसा कि बाइनोमियल हम कर रहे थे, उसको हम कैसे लिख रहे थे, x डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली डिपेंड्स ऑन n एंड p। फिर हमने किया ज्योमेट्रिक, लिखा x डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योमेट्रिकली डिपेंड्स ऑन p। अब हम कर रहे हैं नॉर्मल,
लिखा कैसे जाएगा? z डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली डिपेंड्स ऑन मीन एंड वेरियंस। वेरियंस को वेरियंस लिखो, सिग्मा स्क्वायर लिखो, सिंबल है सिग्मा स्क्वायर इज द सिंबल ऑफ वेरियंस। और याद रखिएगा हमेशा मीन इसमें 1 होगा, सॉरी, हमेशा मीन इसमें 0 होगा और वेरियंस हमेशा 1 होगा। मीन 0 होगा और वेरियंस हमेशा 1 होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन अ नॉर्मल कर्व। मैं नॉर्मल कर्व को जरा यहाँ पर लेकर आ जाऊं, फिर आगे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हियर इज द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व का जो एक्सिस है इसको जेड एक्सिस कहा जाएगा। मीन 0 पर मौजूद है। मीन से राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ जेड होंगी, मीन से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ जेड होंगी। ये कर्व नेगेटिव इन्फिनाइट तक जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगा। एरिया अंडर द कर्व विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस वेरिएबल पर वर्किंग करता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? डेसिमल में भी होगा, होल नंबर में भी होगा। डिस्क्रीट तो जैसे सिर्फ होल नंबर में था ना, कंटिन्यूअस डेसिमल में भी होगा और होल नंबर में भी होगा। और एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक टेबल बना हुआ है। वो टेबल, हियर इज द टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम तमाम प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये टेबल हमें क्या बताता है? ये टेबल हमें प्रोबेबिलिटीज बताता है या हमें ये एरिया अंडर द कर्व बताता है टेबल। अब याद रखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल will give us the probabilities from probabilities up to the required positive value of z from negative इनफाइनाइट। टेबल इससे ज्यादा कुछ नहीं करता, नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड तक की प्रोबेबिलिटी बताता है या एरिया बता देता है। और इस सिंबल को अगर मैं इन वर्ड्स लिखना चाहूं तो वो ये है। ये क्या है? एरिया अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम नेगेटिव इनफिनाइट, या इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट, फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? 4 कंडीशंस हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इन 4 कंडीशंस के ऊपर अब हम जरा काम करते हैं, देखते हैं ये 4 कंडीशंस क्या क्या हैं। इन 4 कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशन एप्लीकेबल होगी नहीं नॉर्मल कर्व के ऊपर। देखते हैं जरा वो 4 कंडीशंस क्या है। ओके, एग्जाम्पल 1 देखिए, इसमें ये चारों कंडीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट पार्ट, मैं डायग्राम के हिसाब से हर पार्ट के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इफ z डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद मीन 0, with mean 0, variance 1, calculate the probability
लेस देन 0.874, 0 के आगे 0.874 होगा, 0.874, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। बी, अगेन मीन इज 0, हमें सी और डी के लिए भी मैं जरा इसको कॉपी कर लूं। Now, this is C and this is D. हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन -0.8, नेगेटिव इस साइड पर होगा, -0.874 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, हमें ये एरिया चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं सी पार्ट में? ग्रेटर देन 0.874, 0.874 से ज्यादा, हमें ये एरिया चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं? -0.874 से कम, -0.874 से कम, हमें ये एरिया चाहिए। अब चले हम अपने नोट की तरफ चलते हैं। नोट में क्या था? टेबल सिर्फ बताएगा लेस देन पॉजिटिव, इट मींस लेस देन पॉजिटिव 0.874 को हम डायरेक्टली फ्रॉम टेबल निकाल सकते हैं। ये क्या है? ग्रेटर देन 0.874 -0.874। अब आप देखिए ए और बी में 0.874 से कम या 0.874 से ज्यादा, ये नॉर्मल कर्व है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सेम, तो इसका रिफ्लेक्शन ही हमें नजर आ रहा है। तो इट मींस ग्रेटर देन -8.874 भी डायरेक्टली हम कह सकते हैं आंसर इसका क्या होगा? फ्रॉम टेबल। अब क्या है ये? 0.874 से ज्यादा, पॉजिटिव से ज्यादा, याद रखिएगा टेबल तो सिर्फ हमारा पॉजिटिव से कम की वैल्यू निकाल सकता है। अभी आपको मैंने बताया कि टेबल विल गिव अस ओनली द वैल्यूज फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट अप टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z, एंड वी नीड मोर देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z। लेकिन हमें एक चीज पता है, एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी अंडर द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हमें पॉजिटिव से ज्यादा को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस फ्रॉम टेबल। आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखिएगा, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं है, आसानी से चीज याद हो जाती है। और लेस देन नेगेटिव, इट इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट सी, तो ये भी 1 माइनस फ्रॉम टेबल। इसको मैं मजीद आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा। अब आप देखिए टेबल किस तरीके से रीड किया जाएगा, जरा मैं आपको चेक करवाऊं। अब देखिए टेबल में जब हम z, ये लिखा हुआ है z, z से नीचे चलते हैं तो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट, इधर जाएंगे तो सेकंड डेसिमल पॉइंट, और इधर आएंगे तो थर्ड डेसिमल पॉइंट। हमें चाहिए 0.874, 0.8 ये रहा, 7 ये रहा, इसके इंटरसेक्शन पर 0.87 पर क्या मिल रहा है हमें? 0.87 पर हमें क्या मिल रहा है? 8078। क्या मिल रहा है? 0.8078। और इसमें एक और डिजिट है 4, मजीद आगे चलें,
और देखें 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 के नीचे लिखा हुआ है 11। इसमें 11 ऐड कर दीजिए, 8078। डेसिमल में मत पढ़िएगा इसको, आप ऐसे पढ़िएगा 8078, इसमें 11 ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 8089। अब आप इसको लिख दीजिए, आंसर आ गया 0.8089 इज द प्रोबेबिलिटी। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.8089। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.8089, तो 1 माइनस के साथ आई तो 0.1911। और इसका भी क्या लिख दिया हमने, 0.1911। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रोबेबिलिटीज एग्जामिनर कैलकुलेट करवाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। अब मैं इनकी समराइज्ड कंडीशंस लिखूं। कंडीशंस क्या है? द फर्स्ट कंडीशन, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन पॉजिटिव। बच्चों याद रखिएगा, लेस देन पॉजिटिव डायरेक्टली आती है फ्रॉम टेबल। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन नेगेटिव डायरेक्टली आती है फ्रॉम टेबल। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन पॉजिटिव कैसे आएगी, 1 माइनस फ्रॉम टेबल। याद कर लीजिए, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड कैलकुलेट कीजिए ग्रेटर देन पॉजिटिव, ये क्या आएगी, 1 माइनस फ्रॉम टेबल, सॉरी ग्रेट, लेस देन नेगेटिव, 1 माइनस फ्रॉम टेबल। याद कर लीजिए, ठीक हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ कंडीशंस आपसे पूछ लूं ताकि आपके जहन में चीजें रहें। ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं, अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन पॉजिटिव। ग्रेटर देन पॉजिटिव, यहां पर कंडीशन ग्रेटर देन पॉजिटिव की है। ग्रेटर देन पॉजिटिव क्या होता है, 1 माइनस फ्रॉम टेबल, 1 माइनस फ्रॉम टेबल। ग्रेटर देन नेगेटिव, ग्रेटर देन नेगेटिव क्या होता है, फ्रॉम टेबल। डायरेक्टली 2.46 को हम टेबल से देखकर निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट होगा। ग्रेटर देन पॉजिटिव 1 माइनस फ्रॉम टेबल, लेस देन पॉजिटिव फ्रॉम टेबल, ग्रेटर देन पॉजिटिव 1 माइनस फ्रॉम टेबल, ग्रेटर देन नेगेटिव फ्रॉम टेबल, लेस देन नेगेटिव 1 माइनस फ्रॉम टेबल, लेस देन पॉजिटिव फ्रॉम टेबल, greater than negative from table, less than negative 1 minus from table, less than positive from table, less than negative 1 minus from table। तो याद हो गया कि अगर लेस देन पॉजिटिव हो तो फ्रॉम टेबल, अगर ग्रेटर देन नेगेटिव हो तो भी फ्रॉम टेबल, अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव हो तो 1 माइनस फ्रॉम टेबल, और लेस देन नेगेटिव हो तो 1 माइनस फ्रॉम टेबल। यही कंडीशंस हैं हमारे पास जिसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। अब देखिएगा, ये टेबल सिर्फ एप्लीकेबल उस वक्त है जब मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो। अगर मीन 0 और वेरिएंस 1 ना हो, हम क्या लिखते हैं बच्चों, Z distributed normally with mean 0 and variance 1। या अगर यहां पर सिर्फ मीन
और वेरिएंस भी लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है, z लिखा हुआ है ना, तो मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है x डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, तो याद रखिएगा मीन इसका अदर देन 0 या वेरिएंस अदर देन 1 होगा, या दोनों ही डिफरेंट होंगे। तो अब सेकंड कंडीशन जो मैंने लिखी है, इस पर टेबल कैसे यूज किया जाएगा, इसको फर्स्ट कन्वर्ट x into z by a formula is x minus mean upon standard deviation। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट करते हैं किसको, हम कन्वर्ट करते हैं किसको, x को z में। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट करते हैं किसको, x को z में। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दिया गया, x distributed normally with mean 300 and variance is 25, और आपसे कहा गया in the A part where mean is 300, find out the probability of greater than 308। It means we have to calculate this probability. These are the values of x because mean is not 0। First convert them into z, यहीं पर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। by using the formula mean तो 0 हो जाएगा हमेशा, और फॉर्मूला में जब मैं यूज करूंगा 308 को, तो z किसके इक्वल हो जाएगा, 308x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो वेरिएंस होता है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट इज 1.6, ये आया 1.6। इट मींस we have to calculate the probability of more than 1.6। it is more than positive, डायरेक्टली लिखिए 1 माइनस फ्रॉम टेबल, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और 1 माइनस 1.6 की प्रोबेबिलिटी हम टेबल से कैलकुलेट करते हैं। ये टेबल हमारा 1.6 तक नहीं कॉपी हुआ हुआ, यहाँ पर देखिए टेबल अगर हम देखते हैं 1.6 की प्रोबेबिलिटी को, 1.6 की प्रोबेबिलिटी, 1.6 आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 1.60, तो 1.60 क्या आया, 0.9452। आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 0.9452। So the answer will be 0.0548। होपफुली बात समझ में आ रही है। इन द बी पार्ट क्वेश्चन दिया गया, फिर वही मीन 300 है, आपसे कहा प्रोबेबिलिटी निकालिए इन बिटवीन 289 एंड 295। हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अगेन दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, जेड में कन्वर्ट कीजिए इनको, मीन तो 0 हो जाएगा, जब 295 को कन्वर्ट किया जाएगा तो वो -1, इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो ये -2.2। अगर मैं पूरा पूरा ये पोर्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवा दूं, तो ये एग्जैक्टली सेम पोर्शन आएगा। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1
टू 2.2। क्या मतलब? 1 से लेके 2.2 तक की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए 2.2 तक, फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनाइट अप टू 2.2, माइनस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए 1 तक। क्या किया हमने? 2.2 तक की प्रोबेबिलिटी माइनस 1 तक की प्रोबेबिलिटी। ये क्या होगा? फ्रॉम टेबल। ये क्या होगा? ये भी फ्रॉम टेबल। जब 2.2 को टेबल से कैलकुलेट किया गया तो रिजल्ट आया 0.9861, और यहाँ से रिजल्ट आया 0.8413। सो द फाइनल आंसर विल बी 0.1448। अब बच्चों इसमें एक स्टूडेंट्स जो है ना कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटर से मत कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर से मोस्टली देखा गया है स्टूडेंट्स जो है ना मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। बाकी क्वेश्चंस में तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई और दूसरे क्वेश्चंस हो गए, लाइक जो हम लोग ने P1 में देखे थे, उनमें फिर भी एक अंदाजा हो जाता है यार हमारा क्वेश्चन सही नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं टेबल से, इतनी वैल्यूज हैं, हमें अंदाजा नहीं हो पाता कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कैलकुलेटर से मिस्टेक कर देते हैं अमूमन स्टूडेंट्स। तो कोशिश कीजिए आप लोग विदाउट कैलकुलेटर टेबल यूज कीजिए। ठीक है बच्चों? जनाब, ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए नॉर्मल के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये क्वेश्चंस कौन से किए थे हमने? z की वैल्यूज तक हमें कैलकुलेट करना था प्रोबेबिलिटीज को। 5.2 रिवर्स फॉर्म। रिवर्स फॉर्म क्या है जनाब? आपको प्रोबेबिलिटी गिवन दी जाएगी और आपने z की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी। क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आऊं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, दो क्वेश्चंस आपको दिए गए। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z व्हेन मीन इज 0। द प्रोबेबिलिटी इज 0.506। द प्रोबेबिलिटी इज 0.506। हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z क्या दी गई है? 0.506। 4 डिजिट में लिखा करें 0.5060। अब आइए टेबल में हमें ढूंढना है कहां पर 0.5060 नजर आ रहा है। जरा चेक करते हैं टेबल में क्या दिया हुआ है। 0.5060 हमें चेक करना है टेबल में हमें कहाँ नजर आ रहा है। टेबल में देखिएगा आप स्टूडेंट्स, हमें 0.5040 नजर आ रहा है। दिस वन 0.5080 नजर आ रहा है। 0.5060 नजर नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 5060 चाहिए तो हम 0.5040 वाला उठाएंगे, कम वाला उठाते हैं, क्योंकि आगे ऐड कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 5040 की लोकेशन क्या है? 0.01। हम पहले ये लोकेशन लिख लें। हमें मिला क्या है? 0.5040। पहले ये लिख लीजिए। इसकी लोकेशन क्या है? 0.01। मजीद इसमें कितना ऐड करना है? हमें 20 ऐड करना है। तो जनाब 20 ऐड करने के लिए फिर टेबल देखिए और सीधा आप इस लाइन में चले जाएं। 20 ये लिखा हुआ है। 20 ये लिखा हुआ है। 20 को जब हम ऐड करेंगे, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5। तो इट मीन्स जो थर्ड डेसिमल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? 5। सो रिजल्ट कितना आया हमारा? 0.015। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे लिख दीजिए। होपफुली इट इज क्लियर। अब आइए यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.325। टेबल में आइए जरा। टेबल में हमारी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कहां से हो रही है? 0.5 से। 0.3 तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हमने इसको माइनस करना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1 माइनस 0.325। पहले आप ये किया करें। जब 1 माइनस 0.325 करेंगे तो आंसर आएगा 0.675।
अब आइए 0.675 को हम सर्च करते हैं टेबल से z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। 0.675 को 0.675 जब टेबल से हमने देखा, अच्छा इसको 0 पॉइंट नहीं, इसको हम 6750 4 डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे 6750। ठीक है जी, 6750 अब टेबल में देखा हमने, हमें टेबल में मिला 6736 और इसकी लोकेशन हमें क्या मिली 6736 की 0.45। कितनी कमी है हमारे पास, कमी है 14 की। आगे ऐड के कॉलम में जब हमने ऐड किया तो थर्ड डेसिमल पॉइंट क्या आया 4 आया। सो द फाइनल आंसर ऑफ z कितना आ गया, फाइनल आंसर z का 0.454। अकॉर्डिंग टू डायग्राम z नेगेटिव साइड पर है तो माइनस लग जाए। इस तरीके से आपने ये रिवर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रिवर्स के क्वेश्चन में भी मीन डिफरेंट आपको दिया जा सकता है, आप देखिएगा जरा। अब जनाब ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z मैं फिर लिख सकता हूँ, 0.5 से कम है तो 1 माइनस 0.3 कितना आ गया 0.5 ओ 0.7। आपने लिखा 7000 हमें टेबल से सर्च करना है, 4 डिजिट्स में लिखते हैं हम। 7000 जब हमने टेबल में देखा हमें कहीं नहीं मिला, हमें मिला 6985 और इसकी लोकेशन हमें नजर आई 0.52। कितनी कमी है 15 की, टेबल में हमने देखा 15 कहाँ लिखा हुआ है तो थर्ड डेसिमल पॉइंट हमें क्या मिला 0.004 पर। तो रिजल्ट फाइनल क्या आ गया, z का रिजल्ट क्या आ गया -0.524। क्या हमें z चाहिए, नहीं हमें तो x चाहिए। तो z को कन्वर्ट कीजिए, x माइनस मीन, मीन कितना है 5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 4/9 का अंडर रूट 2/3 किसके इक्वल है -0.524। यहां से जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4.651। दिस इज द प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस इफ द मीन इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम रिवर्स प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए मजीद आगे, 5.3 अप्रोक्सीमेशन टू बाइनॉमियल। ये लास्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है। अप्रोक्सीमेशन टू बाइनॉमियल में क्या होता है बच्चों, बाइनॉमियल का क्वेश्चन होता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बाइनॉमियल का, जिसको हम नॉर्मल के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन कहीं पर भी लिखा हो तो क्वेश्चन को हमें किससे करना है, नॉर्मल के थ्रू करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दिया गया, फॉर एग्जाम्पल x distributed binomially 100 and 0.4 probability of success. Find out the probability of x less than 45. अब आप देखिए, how can we calculate the probability of less than 45? 45 से कम बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, 0 से लेकर 44 तक। बहुत लेंथी क्वेश्चन बन गया। और अगर मोर देन 45 पर चलें, मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो भी बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ना हम लेफ्ट साइड से कर सकते हैं ना हम राइट साइड से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम कहेंगे लेंदी क्वेश्चंस हैं और इसको हमें अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल से करना होगा। लेकिन फिर वही लेंदी क्वेश्चन का क्या मतलब, कौन सा क्वेश्चन बाइनोमियल का नॉर्मल से हो सकता है, याद रखिएगा। अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 45 की, तो सबसे पहले तो चेक कीजिए एन पी, एन कितना है 100 और पी कितना है 0.4। आंसर कितना है हमारे पास 40।
फिर चेक कीजिए एन क्यू 100 और क्यू कितना है हमारे पास 0.6। आंसर क्या आया 60। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 5 हो जाएं तो देन वी आर अलाउड टू डू बाइनोमियल क्वेश्चन बाइनोमियल टू नॉर्मल। तब अलाउ है हम बाइनोमियल का क्वेश्चन नॉर्मल से कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को नॉर्मल में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब कन्वर्ट करेंगे एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, मीन मीन क्या होता है, मीन गिवन नहीं होता, बाइनोमियल से हमने निकाल लिया, एन पी इज द मीन 40। एंड वेयर इज द वेरिएंस, वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन पी क्यू। एन पी क्यू जब हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा 24। तो वेरिएंस कितना आ गया 24। अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं बाइनोमियल के क्वेश्चन को नॉर्मल से। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन 45 की। एक चीज और सुनिएगा, यहाँ पर कंटिन्यूटी करेक्शन भी अप्लाई होती है अप्रोक्सीमेशन करते वक्त। क्या मतलब, आप एक बार बना लिया करें लाइक हिस्टोग्राम 45 से कम। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, 44.5 से। ये कंटिन्यूटी करेक्शन कहलाती है। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट लेस देन। अब लेस देन इक्वल टू लगाओ या लेस देन लगाओ, कोई इशू नहीं है। कंटिन्यूटी करेक्शन से पहले प्रॉब्लम होती है, बाद में चाहे लेस देन लगाओ चाहे लेस देन इक्वल टू लगाओ, बात एक ही है। 44.5। अब ये तो एक्स है, टेबल यूज नहीं हो सकता, तो जेड में कन्वर्ट करो। एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1.226। अब क्या है बच्चों, लेस देन पॉजिटिव, तो डायरेक्टली फ्रॉम टेबल, वही पुराना कॉन्सेप्ट आ गया, डायरेक्टली फ्रॉम टेबल। और फ्रॉम टेबल हमने कैलकुलेट किया तो 0.8690। इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली बात समझ में आ रही है। देखिए एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन क्या कहा गया, इट इज फाउंड दैट 10% ऑफ द पॉपुलेशन एंजॉय वाचिंग हिस्टोरिकल ड्रामा ऑन टेलीविजन, यूज एन अप्रोक्सीमेशन, appropriate approximation आ गया। It's a question of binomial, we have to do it by the help of normal. 10% enjoying historical drama on television, use an approximation to find a product that out of 160 people, x distributed binomially, n दिया गया 160, more than 17 people enjoy watching historical drama, probability of success 10%, 0.1। सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए NP कितना आया 16, ग्रेटर देन 5 है। NQ कितना आया 144, ग्रेटर देन 5 है, यस हम कन्वर्ट कर सकते हैं। NPQ 14.4। कभी कभार एग्जामिनर पूछता भी है कि प्रूफ कीजिए कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने ये दो कंडीशंस लिख देनी है कि एज NP and Q are greater than 5, therefore we are allowed to convert the question into normal। अब आइए नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। x डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, मीन कितना है NP 16, वेरिएंस कितना है 14.4। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x की मोर देन 17, मोर देन 17। 17 की एक बार बना लीजिए, 17 से ज्यादा तो कहां से स्टार्ट करेंगे 0.5 आगे से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 17.5। कन्वर्ट कीजिए इसको z में, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बना
डेसिमल में जो वैल्यू आई हमारे पास 0.395 ग्रेटर देन पॉजिटिव किसके बराबर होता है? 1 माइनस फ्रॉम टेबल। सब ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में, कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे। 1 माइनस 0.6536, द रिजल्ट इज 0.3464। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया, द रैंडम वेरिएबल x हैज नॉर्मल distribution with mean mu standard deviation. This you are given that the standard deviation equals to 0.25 mu. Probability of x less than 6.8 is 0.75. Find out the value of mu. ठीक है, क्या कहा गया है? द फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6.8 किसके बराबर है? 0.75 के बराबर। 0.75 के बराबर। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आप लोगों को शो करता हूं, हियर इट इज मीन। मीन आपको गिवन नहीं दिया गया। लेस देन 6.8, 6.8 से कम, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.75। हमें कैसे पता चला 6.8 राइट साइड पर है? क्योंकि लेस देन 0.75, 0.5 से ज्यादा है। ये जो मीन है, मीन के राइट पे 0.5, मीन के लेफ्ट पे 0.5, जब भी मिलकर 1 होता है। क्या मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ z किसके बराबर है? 0.75 के बराबर। रिवर्स प्रोसेस से अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी? 0.674। 0.75 को रिवर्स प्रोसेस के थ्रू जब z की वैल्यू निकाली इस प्रोबेबिलिटी से, तो वो 0.674, और z को मैं लिख सकता हूँ x माइनस मीन। मीन कितना है हमारे पास? म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, किसके इक्वल है? 0.25 मीन इक्वल्स टू किसके इक्वल है? 0.674। यहां से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो मीन की वैल्यू आ रही है 5.82। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? लेस देन 4.7 आपने कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4.7, लेस देन पॉजिटिव। इसको x है तो पहले तो z में कन्वर्ट कीजिए। z इज लेस देन x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1.454। So probability of z is less than minus 0.769, less than negative। किसके इक्वल होता है? लेस देन नेगेटिव। 1 माइनस फ्रॉम टेबल। जब 1 माइनस फ्रॉम टेबल किया तो रिजल्ट जो आया हमारे पास 0.221। नाउ पार्ट बी, द लेंथ्स ऑफ मेटल रॉड हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 16। सबसे पहले डायग्राम बना लिया है। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। मीन आपको दिया गया 16, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया 0.2, रॉड्स विच आर शॉर्टर देन 15.75, जो 15.75 से कम है एंड लॉन्गर देन 16.25 आर नॉट यूजेबल। These are not usable rods. These are not usable rods. Find the expected number of usable rods out of 1000। हम तो एक रॉड के ऊपर काम कर रहे हैं। हम जरा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यूजेबल रॉड्स की प्रोबेबिलिटी। ये यूजेबल रॉड्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मीन 0 नहीं है तो ये दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। z में कन्वर्ट कीजिए बाय यूजिंग फॉर्मूला x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आएगा -1.25, हियर इट इज 0, और ये आया 1.25। अब देखिए दोनों तरफ सेम एलिमेंट चल रहे हैं ना, दोनों तरफ सेम एलिमेंट चल रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो ये क्या है? मोर देन पॉजिटिव। क्या मतलब? 1 माइनस फ्रॉम टेबल। आप डायग्राम बनाएं, ऐसे ही वर्किंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस फ्रॉम टेबल, 1.25 की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने टेबल से, तो कितनी आई? 0.8944।
1 से जब इसको माइनस किया तो आया 0.1056। यही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी नजर आ रही है, क्योंकि 1.25 नेगेटिव में 0.1056 दोनों को ऐड कर दिया, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी यूजेबल कितनी आई है? 0.7888। सो यूजेबल रॉड्स क्या हो गई? 1000 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए 0.788। आंसर कितना आ गया? 788 भी आप लिख सकते हैं, या 789 भी आप लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल में आपसे पूछे जा सकते हैं। मजीद क्वेश्चंस के लिए आप जो है चैनल विजिट कर लीजिए, और उस पर डिफरेंट क्वेश्चंस आप देख सकेंगे, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगेन, so this is all about your recap of S1. Again, if you want the PDF of this complete recap, please WhatsApp me at +92 300 2754 324 with your complete name and your institution name. Best wishes. Thank you very much. Allah Hafiz.